जोहार आप सभी का हमारे YouTube चैनल झारखंड में जन्म में आप सभी का स्वागत है। मैं रॉबिन चंद, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ रिम्स रांची। आज मैं लिविंग वर्ल्ड का NCERT वर्जन लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने लिविंग वर्ल्ड का नोट्स के द्वारा मैंने पढ़ाया था, तो आशा है आप उसे पढ़ चुके होंगे। तो इसके बाद मैं अब क्या कर रहा हूँ, NCERT पढ़ा रहा हूँ। तो NCERT पढ़ाने से मेरा क्या मोटिव है? NCERT पढ़ाने का मेरा यही मोटिव है कि आप ये लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए, क्योंकि आने वाला जो भी नीट का जो एग्ज़ाम आएगा, मतलब एग्ज़ाम के लिए नीट के लिए जो आएगा वो सब NCERT से आएगा ही, ठीक है ना। इसीलिए अगर NCERT लाइन बाय लाइन भी पढ़ लीजिएगा तो आपका काम नीट में जो स्कोर जो है पूरा हो सकता है, ठीक है। बाकी जो है वो तो आपका प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। और दूसरा कि आपका बोर्ड भी इसी के साथ, क्योंकि बोर्ड में भी जो पूछा जाएगा वो इसी से पूछा जाता है, ठीक है। तो इतना ही इसके लिए। तो मैं आगे की तरफ चलता हूँ। तो पहला यूनिट 1 जिसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। उसमें हमें क्या पढ़ना है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है लिविंग वर्ल्ड को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? लिविंग वर्ल्ड को। यही हमारा टारगेट है। इसके बाद आगे का टारगेट जो रहेगा वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा, प्लांट किंगडम होगा, फिर उसका एनिमल किंगडम होगा। ये लिविंग वर्ल्ड को मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे ये चैप्टर इसलिए भी जरूरी है, बोल सकते हैं कि ये सभी चैप्टर से लिंक करता है, इसलिए इसका जरूरी ज़्यादा है, ठीक है। भले ही इस नीट में क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत कम आता है, लेकिन जो ये इम्पोर्टेंट्स है ये सभी चैप्टरों को ये माने कि मिला के रखता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। तो लिविंग वर्ल्ड इसीलिए भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो पहला यूनिट 1 का नाम क्या है? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में जो ये जो धरती है, जिसमें कि लिविंग वर्ल्ड में कितने तरह के मतलब जीव जंतु पाए जाते हैं, उसके बारे में जहां हम लोग पढ़ रहे हैं वही डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है। उसका सबसे पहला चैप्टर में क्या पढ़ना? लिविंग, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ाते हैं। तो अब हम लोग इंट्रो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस। सबसे पहले ये बायोलॉजी के बारे में बता रहा है कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी बता रहा है क्या है? एक क्या है आपका, ये एक लाइफ फॉर्म है और दूसरा लिविंग प्रोसेस है, ठीक है। लाइफ फॉर्म्स मतलब जितने तरह के जीव जंतु आप देख पा रहे हैं, और वे लोग किस प्रकार से क्या क्या प्रक्रिया है, कैसा कैसा जिंदगी को अपना माने कि चलाते हैं, वो किस प्रकार के हैबिटाट में रहते हैं, वो जो हो रहा है, और किस प्रकार से अपना माने कि वो क्या खा के या कैसे करके रहते हैं, वो अपना उसका लाइफ प्रोसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस में उसका डाइजेशन भी आ सकता है, वो किस प्रकार से डाइजेशन कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं तो उसका शरीर को बेनिफिट कर रहा है, और वो किस प्रकार से जीवित है उसमें भी आ रहा है। तो यही क्या बता रहा है? बायोलॉजी के बारे में बता रहा है कि लाइफ फॉर्म है और लिविंग प्रोसेस, ठीक है। तो द लिविंग वर्ल्ड, इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? द लिविंग वर्ल्ड कंप्रोमाइज, ठीक है, एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग वर्ल्ड क्या बता रहा है? एक तरह का अमेजिंग डाइवर्सिटी बता रहा है आपको। अमेजिंग डाइवर्सिटी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप जो देख पा रहे हैं हर तरफ, अगर आप अपने आंखों को माने कि चारों ओर घुमाइएगा तो देख पाइएगा। अभी तो मैं चारों ओर घुमा रहा तो सिर्फ ये दीवार और यही सब दिखा है, लेकिन कुछ आपको अभी भी यहाँ पर चीज़ें दिखाई देगी। अब बाहर की तरफ घूमिएगा, जहाँ पर एक थोड़ा सा खुला वादी रहे, वहाँ घूमिएगा तो आप देखिएगा हर तरफ कुछ ना कुछ जीव जंतु या पेड़ पौधा या चिड़िया, ये सब देख पाइएगा। आप मिट्टी को खोड़िएगा तो उसमें भी छोटे छोटे धागे जैसे माने कि जड़ और छोटे छोटे बैक्टीरिया आदि, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया तो बोल नहीं सकते, क्योंकि बैक्टीरिया को देखने के लिए तो आपके माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। या कुछ ऐसे पिल्लू या कीट मकोड़ों को देख लेते हैं। तो ये सब देख के आपको एक आश्चर्य नहीं होता कि गजब का डाइवर्सिटी, की छोटा जीव भी जी रहा है, एक बड़ा जीव भी जी रहा है, मैंने एनिमल भी जी रहा है, और वो कैसे जी रहा है या कैसा उसका मैंने कि उसका शरीर का स्ट्रक्चर है। ये सब के विषय में थोड़ा सा एक अमेजिंग नहीं लगता है? मुझे तो अमेजिंग लगता है, पता नहीं आपका क्या है। अगर आपका भी लगता है तभी ना आपने बायोलॉजी लिया होगा। तो यही अमेजिंग लगता है, और देख के पता नहीं चलता कि कैसे करके ये लोग मतलब कि क्या बोलते हैं, लाइफ को अपना सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो यही सब चीजें हम के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं आगे की तरफ कि कैसे कैसे हो रहा है। तो धीरे धीरे करके होगा, ठीक है। तो द अर्ली मैन कुड इजिली परसीव द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखिए यहां पर बोला गया इनएनिमेट, ठीक है, मैं काटता हूं इसको।
यहाँ दो वर्ड आया, एक तो आया इनएनिमेट मैटर्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो अर्ली मैन थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो लोग भी डिफरेंस कर पाते थे। किस में डिफरेंस कर पाते थे कि कौन इनएनिमेट है और कौन एनिमेट है। इनएनिमेट मैटर्स, इनएनिमेट्स मतलब और एनिमेट मतलब क्या होता है, समझ में आ रहा होगा आपको। इनएनिमेट वैसे एलिमेंट्स या वैसे मैटर को बोला जाता है जिसमें क्या होता है कि जान नहीं है। जान मतलब वो समझ रहे हैं ना, एनिमेट मतलब कि कोई लिविंग नहीं है, ठीक है ना, नॉन लिविंग है। तो इनएनिमेट मैटर्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो अर्ली मैन जो है उसको ये भी पता था कि कौन से इनएनिमेट है और कौन से एनिमेट है। हम लोग भी जब स्टार्ट किए थे, जब 11, 9, 10, तब हम लोग को भी लिविंग वर्ल्ड से जैसा ही एक चैप्टर था जिसमें हम लोग पढ़ना था कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो हम लोग उस समय भी पता था, कुछ कुछ चीज़ों से हम लोग क्या कर देते थे कि दोनों का अंतर करते थे, ठीक है। तो उसी तरह से अर्ली मैन को भी पता है, सही बात है कि अर्ली मैन जो पहले के हमारे पूर्वज थे उनको भी पता था कि इनएनिमेट जो क्या बोलते हैं जिसमें नॉन लिविंग है वो कौन है और लिविंग कौन है। तो इनके बारे में उनको भी पहले से पता था, ठीक है। ये कुछ नया टॉपिक नहीं है, बहुत पुराना टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, ठीक है ना। अपने हमारे पूर्वज भी जानते थे, हम लोग भी जान ही रहे, हम लोग अभी भी जान रहे हैं। पहले भी हम लोग को पता था, मैंने जब 9, 10 में पढ़े थे उस समय पता ही था कि कौन है एनिमेट है और कौन इनएनिमेट है, ठीक है। अभी यहाँ पे वर्ड आ चुके हैं। तो इनएनिमेट और एनिमेट लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर्स, विंड, सी, फायर एक्सेट्रा। तो अर्ली मैन जो होते हैं कि जो माने जो पूजने योग्य जो चीज है, जैसे पूजने योग्य मतलब है जो विंड, सी, ये एंड फायर, इस सब के बारे में बताया था कि ये सब क्या है, इनएनिमेट मैटर्स, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं। एंड सम अमंग द एनिमल्स एंड प्लांट्स ए कॉमन फीचर्स ऑल सच फॉर्म ऑफ इनएनिमेट एंड एनिमेट ऑब्जेक्ट वाज द सेंस ऑफ एवी और फियर। बोलता है कि common features, a common feature all such form of inanimate and animate object was the sense of awe or fear। बोलता है कि जो इनके जो कॉमन फीचर्स होते हैं, चाहे इनएनिमेट्स और एनिमेट्स मैटर्स के, तो वो क्या करते हैं, एक तरह का हमें डर का या एक तरह का फियर का या एक तरह का माने जानने का हमें महसूस कराते कि कैसे एक अलग अलग चीज है कि कोई एनिमेट है कौन इनएनिमेट है। That they evolved, ठीक है। ये सब हमें जानने का फियर भी, एक तरह से फियर भी आता है कि डर भी लगता है कि क्या क्या चीजें हैं जो कि अलग अलग तरह के, कि इतने बड़े बड़े पहाड़ या ये बाढ़ आ जाना, ये सब एक तरह का डर भी रहता है। और या कोई जानवर भी हमें देख के डर लग जाता है, तो ये सब एक तरह का हम लोग फियर भी कराता है कुछ चीजों का, ठीक है। तो आगे की तरफ, द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। बोलता है ह्यूमन हिस्ट्री से पहले ही द डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स बिगेन मच लेटर इन ह्यूमन हिस्ट्री। ह्यूमन हिस्ट्री से पहले ही, ठीक है, किसके बारे में हम लोग जान चुके थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जिसमें ह्यूमन बींग के बारे में भी जानना, सब कुछ के बारे में हम लोग बहुत पहले से जान चुके थे ह्यूमन हिस्ट्री से पहले। ह्यूमन हिस्ट्री मतलब कि हम लोग के हिस्ट्री से पहले भी बहुत सारे हम लोग क्या जानते थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म के विषय में जानते थे और ह्यूमन बींग्स के बारे में भी हम लोग जानने लगे। ये लिखा हुआ। आगे की तरफ चलते हैं। सोसाइटी विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर एक टर्म आएगा एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या होता है, एंथ्रोपोसेंट्रिक जो होता है वो जिस ऐसा स्टडी जिसमें सिर्फ ह्यूमन के बारे में पढ़ाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो देखिए यहाँ पे वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, लेकिन उसके माने मतलब बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको एनसीईआरटी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, सोसाइटी विच इंडल्ज माने जो जिसमें एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू में माने कि एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू के बारे में सिर्फ जानते हैं, तो वो सिर्फ ह्यूमन के विषय में ही जान रहे हैं। तो इसलिए बताया जा रहा क्या, व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर्ड लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। इसलिए उनके पास क्या होता है, नॉलेज जो होता है लिमिटेड होता है, कम होता है, क्योंकि सिर्फ एक ही जन के वजह में देख रहे हैं, वो भी सिर्फ इसमें ह्यूमन के बारे में, और तो किसी एनिमल्स के बारे में जान रहे नहीं है। तो इसलिए क्या हो रहा था, इस ऐसा नॉलेज में, ऐसे बायोलॉजिकल नॉलेज में उसका लिमिटेड नॉलेज होता है बायोलॉजी में, क्योंकि उस एक ही एनिमल या एक ही मैमल के तरफ ही देख पा रहे हैं ना, बाकी सब में तो नहीं देख पा रहे, इसलिए बोला जा रहा है। सिस्टमेटिक एंड मोनुमेंटल
description of life forms brought in out of necessity, detailed system of identification, nomenclature and classification। बोलता है कि हम लोग किसी भी चीज को सिस्टमेटिक रूप से एकदम माने कि सही डायरेक्शन में देखें, systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed system of identification and nomenclature and classification। मतलब ये सब को जानने के लिए, जितने भी तरह के हम लोग को सब कुछ को जानने के लिए सिस्टमेटिक रूप से रहना चाहिए और एक सीधे माने कि एक निश्चित दिशा की तरफ ही हम लोग जाना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, किसी भी लिविंग सब्सटेंस को हम लोग पूरी तरह से आइडेंटिफाई कर सके, उसका नॉमेनक्लेचर कर सके और क्लासिफिकेशन कर सके। ठीक है। द बिगेस्ट स्पिन ऑफ such study was the recognition of the sharing of similarity among living organisms both horizontally and vertically। तो हम लोग जान सकेंगे कैसे, तो जो हम लोग का सबसे ज्यादा स्टडी करने का जो सबसे महत्वपूर्ण जगह क्या हो सकता है हम लोग के लिए, कि लिविंग के लिए, कि हम लोग जान सके कि वो लोग जो जानवर होते हैं या एनिमल्स है, वे किस तरह की सिमिलरिटी अपने में कर पा रहे हैं। ठीक है। उसको जानने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैसे वो हॉरिजेंटली कैसे एक दूसरे को मदद कर रहे हैं, या वर्टिकली कैसे मदद कर पा रहे हैं, या कैसे करके काम कर पा रहे हैं। हॉरिजेंटली और वर्टिकली क्या, हॉरिजेंटली क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मतलब कि एक ही तरह की स्पीसीज के बारे में पढ़ना, एक ही तरह की स्पीसीज के बारे में अगर पढ़ते हैं, जैसे मान के चलो हॉरिजेंटली ये मतलब एक ही तरह की स्पीसीज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये हॉरिजेंटली पढ़ाई स्टडी बोलते हैं, एक ही तरह की स्पीसीज के बारे में हम लोग को नॉलेज हो रहा है। और वर्टिकली क्या हो रहा है कि दोनों तरह के माने कि एक स्पीसीज माने कि एक स्पीसीज हो गया डॉग का, दूसरा स्पीसीज हो गया आपका कैट का, तो दोनों अगर दो तरह की स्पीसीज के बारे में पढ़ पा रहे हैं तो वो वर्टिकली आता था। और हॉरिजेंटली क्या हुआ, एक ही तरह की स्पीसीज, डॉग के ही बहुत सारे प्रजाति को पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों ही नॉलेज आपको रहे एनिमल्स का, तभी आप जाके उसको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने एग्जाम्पल से बताया आपको आगे। ठीक है, ये हो गया हॉरिजेंटली और वर्टिकली का मतलब। ठीक है, आगे की तरफ that all present day the living organisms are related to each other and also to all organisms that ever live on this earth। तो इसलिए बताया जो कि आज रह पा रहे हम लोग इस तरह से इसको पढ़ रहे ताकि रिलेट कर सके आज के जानवरों के साथ और पहले के जानवरों के साथ और आने वाले जानवरों के साथ, सबके साथ हम लोग रिलेट कर सके। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस तरह की जानकारियों को हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट एवर लाइव ऑन दिस अर्थ वाज अ रिवलेशन which humble man and lead to cultural movement for conservation of biodiversity। हम लोग इतना जान क्यों रहे हैं अभी के जानवरों को लेकर और पहले के जानवरों को लेकर, ताकि हम लोग क्या कर सके, ताकि हम लोग उसका कल्चरल मूवमेंट कि वो लोग कैसे करके कल्चरली मतलब कैसे करके धीरे धीरे करके वो लोग का विकास हुआ, और दूसरा क्या कि वो कैसे विकास हुआ और वो किस प्रकार से हमारे बायोडाइवर्सिटी को, जो इतने सारे विविधताओं वाले जानवर है, वो किस प्रकार से मेंटेन है, और किस प्रकार से अभी भी जो विभिन्न तरह के जानवर हैं वो पहले कैसे थे और अभी कैसे हुए, अपने आप को कैसे चेंज किए, ये सब के बारे में हम लोगों को कैसे पता चल पा रहा है। तो हम लोग को पता चल पा रहा है क्या, हम लोग उसके बारे में जितना ज़्यादा हम लोग स्टडी कर पा रहे हैं उसी तरह से, तो क्या उसके बारे में जितना ज़्यादा जानकारी ले पा रहे हैं। और ये तभी हो पा रहा है जब उनमें क्या हो रहा था, धीरे धीरे करके प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ा कि पहले वे कैसे थे और अभी कैसे हैं। तो इससे ये भी पता चल पाता है कि उनके जो चेंजिंग हो रहा है क्लाइमेट में, तो क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ वो अपने में कैसा कैसा परिवर्तन किए, तो यही जानकारी है। इन दी फॉलोइंग चैप्टर ऑफ दिस यूनिट यू विल गेट अ डिस्क्रिप्शन। आप जितने भी चैप्टर है अभी जितने दिखाए गए उसमें आप क्या क्या डिस्क्रिप्शन, आपको क्या क्या पता चलेगा, उनके इंक्लूडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसमें हम लोग क्या क्या पता चलेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट फॉर टेक्सोनोमिस्ट पर्सपेक्टिव, टेक्सोनोमिस्ट पर्सपेक्टिव जो अरेंजमेंट के पर्सपेक्टिव में है उसके बारे में आपको पता चलेगा कि एनिमल और प्लांट को सबको डिफाइन किया गया अलग अलग जगह पे और कैसे करके किया गया वो आगे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखिए लिविंग वर्ल्ड पढ़ने से पहले तो इंट्रो वो था। अब इसके बाद ये है आपका साइंटिस्ट है अर्नेस्ट मेयर, जिनका
1904 से लेकर 2004 तक ही इसका जीवनी था, मतलब जिंदगी था। तो ये कौन है इसके बारे में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे भी क्या आता है, एनसीईआरटी से पूछा आता है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? बॉर्न जो है 5 जुलाई 1904 में कैम्पटन जर्मनी में हुआ, अर्नेस्ट मेयर का। ठीक है, जर्मनी में हुआ। कहां पर हुआ? ये कैम्पटन, ये भी पूछ देता है कि कैम्पटन जर्मनी में। द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी was one of the 100 greatest scientists of all the time। बोलता है कि ये जो थे, इनका जन्म जो हुआ 5 जुलाई 1904 को हुआ, वो भी कैम्पटन जर्मनी में। अब जब कैम्पटन जर्मनी में इनका जन्म हुआ तो इनको एक उन्होंने साइंटिस्ट के रूप में काम किए होंगे, तो उनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहा जाता था। ठीक है, और उनको 20वीं सदी का 20th सेंचुरी का उसको डार्विन कहा जाता था। और वो 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्टों में एक थे। ठीक है, मेयर जॉइन हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस इन 1953 एंड रिटायर इन 1975। तो मेयर ने क्या किया कि हार्वर्ड में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी होता है, उसमें फैकल्टी के रूप में काम किया, आर्ट एंड साइंस के टीचर के रूप में। ठीक है, एज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर अगाजी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजिकल इमेरिटस, और उसको एक उपाधि दिया गया था, प्रोफेसर का ही उपाधि था, वहां पे पढ़ाने के लिए प्रोफेसर ही रहते, तो उनका उपाधि क्या था कि अलेक्जेंडर अगाजी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी इमेरिटस बोला जाता था। थ्रूआउट हिज नियरली 80-year career, his research span ornithology, taxonomy, zoogeography, evolution, systematic and the हिस्टोरी एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। बोलता है कि उनका जो 80 साल का जो माने कि रिसर्च का करियर था, उन्होंने रिसर्च किया किसमें ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मैंने पक्षियों के बारे में जो जाना जाता है, टैक्सोनॉमी में किया, जू जियोग्राफी में किया, और एवोल्यूशन में किया, सिस्टमैटिक में किया, एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी में किया। ठीक है, ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बारे में भी सिंगली, मैंने खुद से अकेले ही उन्होंने बताया। ठीक है, और उन्हें बुक भी लिखा था अपना। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इट इज टुडे। क्या बोला जा रहा है कि ही इज ऑलमोस्ट सिंगली हैंडली made the origin of species diversity the central question of the evolutionary biology that it is today। वही जो अभी के जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है उसके लिए ये सेंट्रल क्वेश्चन, मुख्य जो होता है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो होता है, वो आज के जितने भी जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं उन लोग के लिए ये काम आता है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के विषय। ठीक है, अभी के जो पढ़ रहे हैं जो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है उसके लिए भी काम आता है। ही ऑल्सो पायनर द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज, और इन्होंने सबसे पहला बायोलॉजिकल स्पीसीज जो डेफिनेशन दिया था उन्होंने इन्हीं के द्वारा दिया गया था। ठीक है, मेयर वाज अवार्डेड द 3 प्राइज वाइडली रिगार्डेड एज द ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। जैसे नोबेल प्राइज होता है उसी तरह से ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी होता है। इन्हें तीनों प्राइज मिला था, और तीनों प्राइज जो मिला था मैंने बायोलॉजी का नोबेल प्राइज बोला जाता है। ठीक है, तो वो तीनों प्राइज मिला था। कौन कौन से? द बाल्जन प्राइज, वो कब मिला था? 1983 में। द इंटरनेशनल प्राइज फॉर द बायोलॉजी इन 1994 एंड द क्राफोर्ड प्राइज इन 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। और इसके बाद क्या हुआ कि जो तीनों प्राइज मिल गया था, एक तो 1983 में मिला बाल्जन प्राइज, दूसरा मिला आपका 1994 में, ठीक है, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, और लास्ट वाला मिला 1999 में क्राफोर्ड प्राइज। तो ये 3 प्राइज मिली, और यही 3 प्राइज को इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी बोला जाता है। मतलब कि आप बोल सकते हैं कि बायोलॉजी में इसको नोबेल मिल गया। ठीक है, और बाद में 2004 में इनकी मृत्यु हो गई। मैंने 100 साल का जीवनी था, इसमें 80 ईयर का रिसर्च किया, और देख ही पा सकते कि इसने किसमें किया था, ऑर्निथोलॉजी में, जू जियोग्राफी में, इवोल्यूशन में, सिस्टमेटिक में। तो इस समय उन्होंने क्या किया? अपना स्टडी भी किया, रिसर्च भी किया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं।
अब जाके चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। इससे पहले सब इंट्रो था इसका। अब चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो देख लीजिए। एक पढ़ना आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दूसरा पढ़ना टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। बस यही 2 टॉपिक है, इसी में आपका जुड़ा हुआ है। और आगे भी देखिए कि इसमें जो है ये पार्ट आपको दिखा रहा हूं मैं, ये पार्ट आप एक बार पढ़िए और उसके बाद क्या कीजिए, भूल जाइए। एक बार पढ़िए और भूल जाइए, क्योंकि इससे इस पार्ट से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? क्योंकि इसमें बस थोड़ा कहानी जैसा है, कुछ दिया हुआ है और ये पढ़ने लायक है नहीं और इससे पूछने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें बस दिया हुआ कुछ ऐसे ही कुछ, आपको भी समझ में आ जाए क्या इससे कुछ पूछ रहे हैं इसलिए। हाँ, लेकिन एनसीईआरटी में दिया है, सब पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये टॉपिक अगर जब आप बहुत ज़्यादा रिवीजन स्टार्ट कीजिएगा तो ये टॉपिक को छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी जो है सब पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो चलिए क्या लिखा, हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। सबसे पहले बोला कितना, मैंने कि समझ रहे ना, लिविंग वर्ल्ड वंडरफुल है, तो वंडरफुल है ही। आप कहीं भी जाइएगा, बहुत मैंने कि पहाड़ वादियों में या कहीं भी घूमिएगा तो प्रकृति को देख के आपको बहुत खुशी होगा, मैंने कि एक अलग तरह का फील होगा कि भाई कितना अलग अलग तरह का है। बड़े बड़े पहाड़, और पहाड़ों से जब देखिएगा नीचे को तो कुछ तो दिखाई नहीं देगा, सिर्फ बादल ही बादल, तो कैसा फील होगा वो सब के विषय में बताया जा रहा है। तो हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड, ये तो है ही, वंडरफुल है ही। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। जानवे कहते हैं कि विभिन्न तरह के लाइफ टाइप्स आप देख रहे हैं, तो उसको देख के आप अमेज होइएगा। अभी आप ज़्यादा कुछ नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर आप वही जंगलों में जाइएगा या पहाड़ों में चढ़िएगा, या जो जंगलों से, या मैंने बहुत जो ट्राइब्स एरिया है जहाँ पर एक जंगल है और मैंने ट्राइबल लोग रहते हैं, तो वहाँ जाइए, देखिए गजब अलग तरह का व्यू, मैंने क्या अलग अलग तरह के जानवर ये दिख पाएंगे। इधर तो कुछ नहीं दिख पाते हैं ज़्यादा, लेकिन जंगलों में दिख पाएंगे ज़्यादातर विभिन्न तरह के डाइवर्सिटी। इधर भी दिख जाते हैं लेकिन बहुत कम, ठीक है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब कि ऐसे जगहों में भी पाए जाते हैं जहाँ पर हम लोग सोचने की कल्पना नहीं कर सकते। ज्वालामुखी के अंदर में भी पाए जाते हैं कुछ कुछ, मैंने बैक्टीरिया जिन्हें बैक्टीरिया बोल सकते हैं, उन्हें हम देख नहीं पाते, वो भी पाए जाते हैं। या क्या बोल सकते हैं कि बहुत अंदर समुद्र के गहराई के अंदर में भी विभिन्न तरह के मछलियाँ और जीव जंतु और पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, एल्गी जैसे कुछ भी पाए जाते हैं। तो सोच रहे बहुत अंदर माने कि समुद्र के तलहटी में, तो वो सब को आप देखिएगा तो आप अलग तरह का इमेज होंगे कि धरती के नीचे, बहुत नीचे भी कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, माने जिंदा चीज़ें, लिविंग थिंग्स। तो वो देख के भी आप अमेज हो जाइएगा। तो वही लिखा हुआ है कि द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटाट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बीट कोल्ड माउंटेन, जैसे कि दिया हुआ है कि एक ठंडे माउंटेनों में देख पाते हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट में देख पाते हैं, ओशंस में देखते हैं अलग अलग तरह के जीव जंतु, फ्रेश वाटर लेक्स में देख पाते हैं, डेजर्ट्स में देख पाते हैं और हॉट स्प्रिंग में देख पाते हैं, झरनों में, ठीक है ना। लिव्स एज सच ए स्पीचलेस, और इस सब को देख के आपको मैंने कि स्पीचलेस, आप कुछ बोलने लायक ही नहीं बचते, क्योंकि यहाँ तक भी हर जगह में विभिन्न तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्सेस, कूदता हुआ एक हॉर्स को आप देखिएगा तो आप भी तब भी अमेज हो जाइएगा। ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, माइग्रेटिंग बर्ड जो क्या होता है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह बर्ड जो मैंने आते हैं, जैसे कि साइबेरिया से क्या होते हैं, राजस्थान के रूप में आते, राजस्थान में आते हैं, भरतपुर राजस्थान में केवलोदा नेशनल पार्क में बर्ड्स आते हैं, ठीक है। तो वो कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से यहाँ पर माइग्रेट करके ठंड के समय में, वहाँ पे जब ठंड होता है तो माने कि क्या बोलते हैं, वहाँ से माइग्रेट करके कहाँ पे आ जाते हैं, राजस्थान में आ जाते हैं, माने ठंडा से बचने के लिए। तो इस तरह के माइग्रेटरी बर्ड आप देख पाइएगा। और क्या देख पाइएगा, द वैली ऑफ फ्लावर्स की वैली देख पाइएगा। द अटैकिंग शार्क इवोक्स हेवी एंड डीप, और शार्क को मैंने क्या अटैक करते हुए देखिए, या इस सब को अटैक करते हुए, अटैक तो आप पे नहीं अटैक करने पड़ रहा है, मैंने किसी जानवर, मैंने किसी मैंने और दूसरे सी के फिश को खाते हुए अटैक करते हुए देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो एक अलग तरह का आपको मैंने डर भी लगेगा और एक तरह से अमेज भी हुई है कि भाई कैसे करके अपने मैंने कि सर्वाइवल के लिए दूसरे पे कैसे करके आश्रित रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को आप देख पाइएगा। एंड डीप सेंस ऑफ वंडर, और इस सब को देख के आपको खुद अंदर में एक अलग तरह का क्यूरियोसिटी मचेगा कि क्या भाई क्या देख रहे हैं हम, मैंने क्या अलग अलग तरह चीज़ें, ठीक है। तो ये सब
जाइएगा, आपके पास सब समय हो तो पूरा देश दुनिया घूमते रहिएगा और अलग अलग तरह की चीज़ों को देखिएगा, तो आप अमेज माने खुशी और एक तरह का डर भी रहेगा कि क्या हो जाएगा, एक ही पल में कुछ हो जाए तो अलग ही हो जाएगा। क्योंकि बहुत जगह आप ऐसे ऐसे जगह जब आप घूमने जाइएगा तो वैसे ऐसे जगह जाइएगा जहाँ पर हो सकता है कि इतने संसाधन ना मिल पाए जिससे आप कुछ सर्वाइव के लिए आपको सर्वाइवल के लिए, तो वही सब जगह में। लेकिन हाँ, रोमांस तो खूब मिलेगा पूरा तरह से कि अलग अलग तरह के जानवर यही सब को देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जाइएगा जब समय होगा तो आगे की तरफ चलते हैं। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशन, होता है इकोलॉजिकल जो होता है वो माने सामंजस्य, माने कि एक दूसरे से फिट बैठाता है। क्या बैठाता है कि अमंग मेंबर ऑफ पॉपुलेशन जितना है और अमंग पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी, even the molecular traffic inside a cell make user deeply reflect on what indeed is life। मतलब आप देखिएगा कि हर कहीं पर ही हर जगह पे सब कोई क्या कर देते हैं, एक जैसे कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, माने कि अपने स्तर पे सब जगह पे अलग अलग तरह के काम हो रहे हैं। चाहे हमारे शरीर के अंदर भी देखिए तो जितने भी माने कि मॉलिक्यूल है वो अलग अलग तरह से काम करके अपना अपना डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। कौन विटामिन कहाँ जाना है, कौन कहाँ पर कैसे करके काम करेगी ताकि ये जो लाइफ साइकिल हमारा चलते रहे, ठीक है। कौन सा पार्ट में क्या पचना डाइजेस्ट होना चाहिए, कौन सा क्या टूटना चाहिए, ये सब अलग अलग जगह में हो रहा है और अलग अलग जगह में क्यों रहा, ताकि वो जिंदा रह सके। या फिर देखिए कम्युनिटी या पीपल्स कैसे एक साथ एकजुट में रह रहे हैं और एकजुट में रह के किस प्रकार से दूसरे जानवरों से हम मैंने एक दूसरे को डिफीट कर सके, मैंने उससे बच सके। तो अलग अलग पॉपुलेशन अपना भी पॉपुलेशन बना रहा है, दूसरे पॉपुलेशन को भी देख पा रहा है। तो इस तरह से क्या कर रहा है ताकि मैंने क्यों कोऑपरेटिव रह रहा है और कॉन्फ्लिक्ट करके रह पा रहा है। तो क्या हो रहा है, ये सब क्यों कर रहा है, ताकि अपना लाइफ को मैंने जीवन को बचा के रख सके। क्योंकि हर छोटा से छोटा जानवर भी अपना जीवन को बचाना चाहता है, उसके लिए वो अपना हर कोशिश काम करता है, ठीक है ना, ताकि अपना जीवन को बचा सके। तो इसीलिए बता रहा है कि दिस क्वेश्चन हैज टू इम्प्लिक्ट क्वेश्चन विद इन इट। देखिए दो क्वेश्चन है कि लाइफ जो है उस लाइफ मैंने क्यों है, उसके जो लाइफ का मैंने कि क्या आवश्यकता है, क्या किस लिए जरूरी है, ठीक है, जीवन कैसे है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसके दो क्वेश्चन आते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेक्निकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। एंड द सेकेंड, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि दूसरा कि व्हाट, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट लिविंग इज अपोज टू द नॉन लिविंग, मैंने क्या लिविंग है जो अपोज करता है नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग से कैसे लिविंग है, मतलब लिविंग जो है वो कैसे अपोज कर रहा है नॉन लिविंग को, पहला क्वेश्चन है भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड इज फिलोसॉफिकल वन एंड सीक आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज। और दूसरा क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल है, माने कि एक विचारधारा के रूप में कि लाइफ का पर्पस क्या है। अब बोलेगा लाइफ का पर्पस हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, तो वो एक अलग तरह का क्वेश्चन हो गया, उसको हम लोग को यहाँ पे लेना नहीं है, ठीक है। तो व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ एज अ साइंटिस्ट वी शॉल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज लिविंग। तो बोलता है कि हम लोग सेकंड क्वेश्चन कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ कोई पूछने नहीं जा रहा है, मतलब पूछने तो जाता ही है लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। आपसे हम पूछ रहे नहीं कि व्हाट इज पर्पस ऑफ लाइफ। अगर पर्पस ऑफ लाइफ पूछेंगे तो ऐसे बायोलॉजी लिए हैं तो आपका पर्पस ऑफ लाइफ तो शायद हो सकता है मेडिकल क्षेत्र में ही कुछ जाने का, लेकिन ये क्वेश्चन का जवाब देना नहीं है। हम लोग को सेकंड क्वेश्चन की देना है कि लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे अपोज करता है, मैंने कि नॉन लिविंग से मैंने लिविंग नॉन लिविंग की तरफ अपोज कैसे करता है, नॉन लिविंग जाने से कैसे लिविंग रुकता है, यही हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। बाकी दूसरा को हम लोग को रिफ्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो हम भी रिफ्लेक्ट कर देते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, आगे की तरफ। Diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plant, insect, bird, your pets or their animals and plant. देखिए कर रहे हैं कि आप देख पाएंगे तो लार्ज वैरायटी में आप देखिएगा तो लार्ज वैरायटी ऑफ सामान मिलेंगे, अलग अलग तरह के जीव जंतु मिलेंगे, जिसमें आप पॉटेड प्लांट को देख सकते हैं, इंसेक्ट को देख सकते हैं, बर्ड्स को देख सकते हैं, अपने पेट को देख सकते हैं, एनिमल्स देख सकते हैं, प्लांट देख सकते हैं, ठीक है ना, ये सब चीज को देख सकते हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे वैसे ऑर्गेनिज्म और भी हैं दैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज। बोलते हैं कि वैसे और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिसको आप अपने आंखों से देख नहीं सकते। इसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, दूसरा आंख। दूसरा आंख मैंने माइक्रोस्कोप आदि से देखना पड़ेगा, ठीक है।
तो ऐसे भी हैं बहुत सारे। दे आर ऑल अराउंड यू, मैंने ये सब हर जगह पे मिट्टी के अंदर देखिए, अभी इधर उधर घूम रहे हो, ठीक है, इधर उधर हम देख नहीं पा रहे, ठीक है। If you were to increase the area that you make observation in the range and variety of organisms that you see would be increases। हाँ, अभी देखिए आप इतना दूर में देख रहे हैं तो हो सकता है कि 2 जीव जंतु दिखाई देगा, यहाँ देखिएगा मच्छर, ठीक है, और कहाँ कुछ दिखाई दे रहा, और तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, थोड़ा सा और अपना एरिया को जितना बढ़ाइएगा तो उतना ही जीव जंतु को देख पाइएगा, और थोड़ा बढ़ा दीजिए तो और देख पाइएगा, थोड़ा दूर और चल जाइए वहाँ पे देखे तो और भी देख पाइएगा। नहीं तो डिस्कवरी चैनल है ये, उसी में देख लेंगे। अभी तो डिस्कवरी चैनल चलता है कि नहीं पता नहीं, पहले तो देखते थे डिस्कवरी चैनल, अभी तो चल भी रहा है कि नहीं पता नहीं, बहुत दिन से देखा हुआ नहीं हो रहा, तो उसी में देख लेते थे विभिन्न जीव जंतु को। उतना दूर तो जाने का तो मैंने समझ रहे हैं ना, तो मैंने की सुविधा है नहीं, तो यहीं से देख लेते जितना दूर दिख पा रहा है। और आप जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा अपना मैंने कि देखने का व्यू, तो उतना ही तरह के जीव जंतु दिखाई देंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, और आप उतना ही अमेज होते रहिएगा, खुश भी होते रहिएगा, डर भी लगेगा। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism। बोले आप एगो कोई जंगल में जाइए, डेंस जंगल में, पूरा घना जंगल में, तो आप वहां पे क्या देख पाइएगा, ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैंने बहुत विभिन्न प्रकार के और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप देख पाइएगा। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है। Each different kind of plant, animals or organism that you see represent a species। मतलब जितना तरह के एनिमल, प्लांट, ऑर्गेनिज्म देख पा रहे हैं वो सब क्या है? स्पीसीज है, ठीक है, एक तरह का स्पीसीज है। That are known and describe range between 1.7 to 1.8 मिलियन। और इसका जो रेंज है, स्पीसीज का रेंज में जो जीव जंतु आप पेड़ पौधा देखें वो सब का जो मैंने कि बताया गया कि डाइवर्सिटी है, that the number of species that are known and described range between 1% to 1.8 million। बता कि जो मैं कि नोन है, जो जानते अभी तक है, वो कितना है आपका 1.7 to 1.8 मिलियन, ये आप जानते हैं, ठीक है। मैंने हमारे साइंटिस्ट लोग जाने, बायोडाइवर्सिटी वाले जो जानते हैं वो बताएं, ठीक है। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी। ये क्या रिफर होता है? बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, और डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंस। तो लाइफ में जो डिफरेंस है, मैंने इतने तरह के घनिष्ठ, इतने कम्प्लिसिटी है, उसी को बता रहा है, इसी को बता रहा है क्या? बायोडाइवर्सिटी बोल रहा है। और नंबर, और द नंबर एंड, आगे की तरफ चलता हूं, क्या लिखा हुआ आगे का, और द बायोडाइवर्सिटी, और द नंबर एंड द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। मैंने विभिन्न तरह के ऑर्गेनिज्म जो धरती पे पाए जाते हैं वही लिखा हुआ है, ठीक है। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। बोलता है कि हम पुराने जो जगह है वो तो हम लोग खोज ली कि वहां पे इतने तरह के जानवर, इतने तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। और जो क्या है कि जो हम नए एरिया को भी खोजे जहां पे विभिन्न तरह के जीव जंतु को देख पाए, ठीक है, और आइडेंटिफाई कर सके। As stated earlier, there are millions of plant and animals in the world। बोलता है कि हम लोग पहले जो स्टेटमेंट से पता चला कि हम लोग मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल को अभी तक हम लोग खोज चुके। कितने थे? 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है, ये अभी तक हम लोग खोज चुके हैं। We know the plant and animals in one area by their local names। और हम जानते हैं कि हमारे एरिया में जो प्लांट और एनिमल्स है उनको अलग अलग लोकल नेम से पुकारा जाता है। जैसे कि हम किसको बोले? डॉग को बोलते हैं, कुकुर बोलते हैं, कोई कुत्ता बोलता है, ठीक है, कोई सोना भी बोलता है, कोई मोंटी भी बोलता है, कुछ बोल देता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको दिक्कत तो क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर कोई बोलेगा मोंटी उंटी, किसी को बोलेगा, और कोई अंग्रेज आ गया तो मोंटी सोचेगा किसी का नाम, कुकुर का नाम थोड़ी ना सोचेगा। या हम कुकुर बोले हैं तो अंग्रेजवा थोड़ी ना समझ पाएगा कि कुकुर बोल रहा है डॉग को, तो नहीं समझ पाएगा। फिर चाइना वाला तो चाय चुई कुछ बोल देगा तो हमको कुत्ता का मतलब ही नहीं पता चलेगा। तो कुछ सब कोई कुछ ना कुछ बोलेगा ही, तो हमको पता नहीं चलेगा कि क्या बोल रहा है। तो इसलिए जीव जंतुओं के या हम लोग का भी नाम मैंने कि साइंटिफिक में रखा गया, ताकि हर जगह के लोग जो होता है एक नाम रहेगा
तब पुकारने में आसानी होगा, समझने में भी आसानी होगा। ठीक है, समझ में आया ना। और नहीं तो फिर अलग अलग नाम होगा तो फिर पता चलेगा कैसे। ठीक है ना। इसीलिए क्या किया गया, साइंटिस्टों ने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीव जंतु हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं, उन लोग का क्या किया, एक साइंटिफिक नेम, उनका नोमेनक्लेचर, नामकरण किया। ठीक है, जैसे हमारा नामकरण हुआ, मम्मी पापा किए हैं, ठीक है, उसी तरह से उन लोग का भी नामकरण किया गया, ताकि वो हर जगह अप्लाई हो सके। हर जगह अप्लाई होना, समझ रहे हैं ना, कि कहीं भी बोले कुछ हो उसका नाम बोलेंगे कि एक नाम बोलेंगे तो उससे सभी कोई जान सकेगा। ठीक है ना, सब कोई जान सके, जो पढ़ा लिखा होगा वो भी जान सकेगा, जो नहीं है तभी गूगल कर लेंगे कि वही है साइंटिफिक नेम, उसी को बताया जाता है। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होता है कि मैंने कि क्योंकि हर जगह में अलग अलग तरह के नाम बोले जा सकते हैं ना, तो फिर दिक्कत होगा आपको जानकारी में, फिर इसको समझने में। इसीलिए सहूलियत के कारण से एक कॉमन नेम बनाया गया। कॉमन नेम बोल सकते हैं, बोले कि एक स्पेसिफिक नेम बनाया गया, सॉरी स्पेसिफिक नेम, है ना। तो उसी के बारे में लिखा हुआ, दिस लोकल नेम शुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बोलता है यही लोकल नेम क्या करता है, प्लेस टू प्लेस, जगह से जगह में वेरी करता है। इवन विद इन अ कंट्री, और देशों में भी, कंट्री से भी, कंट्री में भी डिफर करता है। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer organism we are talking about। तो इससे क्या हो जाएगा, एक तरह का डिफिकल्टी होगा कि हमको किसी के साथ बात करने में, कि वो जानवर को हम देखे थे कि हमको फलनवा सांप काट लिया, तो बोलेगा वो फलनवा सांप का नाम काची है, तो वो बोलेगा फलनवा का करेत नाम है। उसको फिर वो दूसरा भाषा में, दूसरा अगर मैंने कहीं दूसरा जगह जाके, मैंने कि एक जगह में उसको काटा और दूसरे जगह में काटा जहाँ के भाषा वो करेत नहीं समझता, तो उसको काटा है। अब वहाँ पर जाके बोला हमको करेत काटा है, तो बोलेगा कि कौन करेत, क्या होता है करेत, तो पता नहीं चलेगा, तो फिर अलग अलग दिक्कत हो जाएगी। फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाएगा, डॉक्टर वो करेत जानता नहीं है, दूसरे कुछ जानता है, तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने कि क्योंकि जो सांप काटा है उसका उसी तरह का ना एंटीवेनम बनाया जा सकता है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत हो जाएगा तो फिर बेचारा बचेगा नहीं, खत्म ही हो जाएगा। तो इस सब के लिए सहूलियत हो, या हम लोग कन्वर्सेशन कर पाए कि क्या हुआ था, कौन सा देखा था, ठीक है, इस सब के लिए कन्वर्सेशन, सबके लिए सहूलियत हो, इसके लिए क्या किया गया, नोमेनक्लेचर को लाया गया। तो हेंस देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज, इसलिए स्टैंडर्डाइज किया गया द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग को स्टैंडर्डाइज किया गया, सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो सभी जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एक ऐसा नाम से जाना जाए जिससे कि सभी जगह के लोग जान सके। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। बोलता है कि जो नोमेनक्लेचर होता है ये उसी समय पॉसिबल होगा जब ऑर्गेनिज्म के बारे में पूरी तरह से डिस्क्राइब करेक्टली किया जा सकेगा, तो एंड ऑर्गेनिज्म नेम को अटैच किया जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म का नेम अटैच किया जाएगा और ऑर्गेनिज्म का पूरा कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया जाएगा, तभी जाके उसके बारे में पूरी तरह से करेक्टली हम जान पाएंगे कि यही जानवर के बारे में बोला जा रहा है, और हर जगह जान पाएंगे। ठीक है, और इसी चीज को जो हम लोग उसके बारे में करेक्टली जान सके तो कैसे जान पाएंगे, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, और इसी चीज को जो हम जान पा रहे हैं कि वो यही जानवर है, तो उसके लिए क्या जरूरत होगी, आइडेंटिफिकेशन। तो कोई भी चीज को जाने की नोमेनक्लेचर की सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन, उसका कैरेक्टर को देखना है कि वो कैसा चलता है, क्या है, उसके तहत पे एक अच्छा एक नाम सोच के उसका देना। ठीक है, तो पहला जरूरी चीज क्या था, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign the scientist name to each known organism, scientific name to known organism। बोलता है कि इसीलिए इसको मैंने कि अच्छी तरह से सहूलियत से स्टडी करने के लिए नंबर ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया कि इस्टेब्लिश किया प्रोसीजर, जिसके तहत क्या किया गया कि साइंटिफिक नेम किया गया प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम लोग जानते हैं। अब वो नहीं कि जिसको जानवर नहीं कहते उसको नाम रख दिए, तो अलग ही बात हो गया। ठीक है, पीरियोडिक टेबल नहीं है, मतलब समझिए थोड़ी उसको।
जिसका नाम नहीं जाने उसको भी नाम रख दिए, एकालुमिनियम एकासिलिकॉन, ठीक है, बाद में पता चला। तो यहाँ पर जो जानते हैं उसी का नामकरण किया गया, ठीक है, और उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, उसका नामकरण किया, ठीक है। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसको क्या किया गया, हर जगह के बायोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। फॉर अ प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। जो प्लांट के लिए क्या हुआ कि उसके जो प्रिंसिपल है, जो मूलभूत कण है, मौलिक माने कि उसके जो तरीके, उनके व्यवहार है, वो प्लांट के माने उसका पूरा तरह से स्ट्रक्चर के आधार पे उसके जो एग्रीड, जो एक तरह के मिलने वाले योग और जो नाम मिलने वाले माने जो भी हो सकता है, लंबा पेड़, छोटा पेड़, माने वो सब बहुत सारे विभिन्न तरह के क्राइटेरिया को देख के मैंने उसका नामकरण किया गया, ठीक है। विच आर प्रोवाइडेड एंड क्राइटेरिया से विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। और उसके लिए एक संस्था बनाई जो कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर होता है। उसमें प्लांट के जितना है मैंने जितने तरह विभिन्न तरह का प्लांट है उसके मैंने कि उसके कैरेक्टर के आधार पे उसको अलग अलग नाम दिया गया। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स। अब आप आस्क करेंगे एनिमल के लिए क्या रखेंगे, प्लांट के लिए तो ICBN कर दी, तो एनिमल्स के लिए क्या होगा, तो एनिमल्स के लिए भी होगा नेम्ड। You may ask are animals names. Animal taxonomists have evolved international, तो उसके लिए आया क्या, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। क्या आया भैया, ICZN आया। क्या आया, ICZN। ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब क्या हुआ कि प्लांट के लिए जो नोमेनक्लेचर करेगा उसका नाम क्या है बाबू, बोलेगा ICBN, और एनिमल्स के लिए बोलेगा कौन, ICZN, ठीक है। तो दोनों के लिए हो गया। ICZN का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछ देता है फुल फॉर्म, तो याद कीजिएगा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और प्लांट के लिए अगर पूछा जाएगा कि नोमेनक्लेचर कौन संस्थान करती है, तो बोलेगा ICBN, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसको देखिएगा बाबू कहाँ पर है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर। कहाँ गया, यहाँ देखिए, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ये याद रखिएगा, ये दोनों को बहुत जरूरी, ठीक है। द साइंटिफिक नेम, आगे ये The scientific names ensure that each organism has only one name। बता दे रहे हैं कि जो साइंटिफिक नेम जो रखा गया वो इंश्योर करता कि वो एक ही तरह के जानवर या एक ही जानवर के बारे में लिखा हुआ है, कि नहीं दूसरा का जानवर को और भी उसी को कॉपी पेस्ट करके कुछ नाम वाम बदल के नहीं रख देंगे, ठीक है ना। एक ही नाम है, ठीक है ना, कि उसका नाम चेंज कर देगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है, तो अलग हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा। बिस्लरी को भिस्लरी कर देंगे तो वो माने कि साइंटिस्ट वो जानवर बदल जाएगा, उस तरह का कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक ही होता है, वो तो बिस्लरी कर देता है बेचने के लिए, वो सब छुड़ी मतलब कि यहाँ पर ही पढ़िए, यहाँ फोकस यहाँ कहाँ पे था हम लोग, हाँ। तो यहाँ पे साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, एक ही नाम होना चाहिए, ठीक है ना। इंश्योर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम रखा जाएगा, ठीक है। Description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। होता है कि कहीं भी हर जगह में कोई भी पीपल जो देख रहा है हर पार्ट के वर्ल्ड का, उसको सिर्फ एक ही नाम से उसको पुकार सके, माने ऐसा नाम, माने वो तो अपना नाम जो अलग माने कि कॉमन नेम पुकार हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये नाम को से सभी को जान सके हर वर्ल्ड के इंसान, ठीक है। हाँ, नेम दे ऑल्सो इंश्योर that such a name has not been used to any other known organism। और ये लोग इतने इंश्योर के साथ इतने अच्छे से श्योरिटी करते हैं कि ये नेम दूसरे किसी और ऑर्गेनिज्म का नाम में ना आए, ठीक है। तो इसलिए बहुत ही अच्छा से स्टैंडर्डाइज तरीके से मैंने ICZN और ICBN काम करता है नामकरण करने के लिए, ठीक है। मेरा नाम तो जो मन किया मम्मी को भेज दिया, नाम दे दिया, ठीक है। बट इन लोग का देखिए नामकरण करने के लिए इंश्योरिटी लगाते हैं, ठीक है। चलिए आगे की तरफ सिक्योरिटी लगाएंगे, तो आगे चलिए। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म। बोलता बायोलॉजिस्ट
फॉलो यूनिवर्सली, वही यूनिवर्सली रूल फॉलो करता है, प्रिंसिपल जिसके द्वारा क्या कर देता है कि साइंटिफिक रूप से हम लोग क्या कर देते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म का नामकरण करते हैं। ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, बोलता है कि प्रत्येक नेम के दो कंपोनेंट होते हैं। हमारे नेम के भी दो कंपोनेंट है, एक है रॉबिन और दूसरा चंद्र। हाँ माने कि हो सकता है इधर भी हो सकता है। तब ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, द एक होता है द जेनेरिक नेम, फर्स्ट है जेनेरिक नेम और दूसरा है स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसी को क्या बोलते हैं भैया, दो कंपोनेंट मिल रहा है इसलिए इसको नेम नामकरण को क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या लिखा हुआ है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब इसका दो तरह का चीज आ रहा है, एक पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक है, बोल दी। दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय, दिस नेमिंग सिस्टम इज गिवन बाय कार्लोस लिनियस। ठीक है, कौन दिया, कार्लोस लिनियस। इज बीइंग practiced by biologist, given by Carlos Linnaeus, is being practiced by biologists all over the world। और इसी को हर जगह में, यही नाम को हर जगह में बायोलॉजिस्ट के द्वारा क्या किया जाता है, पुकारा जाता है यही नाम से, मतलब कि क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के नाम से, नाम पद्धति के द्वारा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड्स फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट, मतलब ये जो टू वर्ड फॉर्मेट है वो एक कन्वीनियंट है, मतलब कि जो मैंने कि माना गया है वही ट्रेडिशन को मान के ही काम करना। ठीक है, बोल दिया गया। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम बेटर। तो हम लोग बोले कि चलिए आम के नाम से जानते हैं कि कैसे करके इसको रखा गया है, क्या रूल हो सकता है। तो बता रहा है, हाँ मैंगो मैन, आम आदमी आम चीज बता रहे हैं। ठीक है, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज, देखिए साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो रिटन एज, कैसे रिटन किया गया, मैंगीफेरा इंडिका। क्या रखा गया इसका नाम, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, क्या रखा गया, मैंगीफेरा इंडिका, यही साइंटिफिक नेम है। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। चलिए आप देखते हैं, लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम, इसको देखते हैं। चलिए इसका नाम बाइनोमियल नेम कैसे पड़ा। इन दिस नेम मैंगीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, मतलब पहला वर्ड बताया था ना, पहला वर्ड जो है ये वाला वर्ड, वो पहला वर्ड इतना दूर से लेकर ये वाला वर्ड, ये जीनस है। और उसके बाद वाइल इंडिका, इंडिका इंडिका ये वाला वर्ड इच पार्टिकुलरली स्पीसीज, पार्टिकुलरली स्पीसीज है, वो स्पीसीज को बता रहा है। और स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं, मतलब स्पीसीज बोलते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एस फॉर, और भी रूल है वो भी पढ़िए, वो भी जरूरी है। चलिए आगे की तरफ देखिए क्या रूल है। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, जितने बायोलॉजिकल नेम होंगे वो जो लिखे रहेंगे वो किस में, लैटिन में रहेंगे। ठीक है, जो लैटिन वर्ड होंगे, लैटिन होंगे वही लिखे रहेंगे, जैसे हम लोग हिंदी है, हिंदी में समझ रहे हैं। तो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन, अच्छा लैटिन में रहेगा, लेकिन लिखावट कैसा रहेगा, इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज और डिराइव फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। बाबू ये बता रहा है कि ये लैटिनाइज है, इटैलिक में लिखा हुआ है, लेकिन लैटिन का ही मतलब कि इसका डिराइव रहेगा, समझा, लैटिन में ही सब वर्ड रहेगा। ठीक है, जैसे हम लोग, ठीक है ना, मतलब लैटिन में ही रहेगा। जैसे हम लोग हिंदी में ही लिख दिए, ठीक है ना, माँ मेरा पेट खराब है, वही एम यार मेरा पेट खराब है, तो मैं समझ रहे ना, लिखा हुआ तो मैंने कि वो हिंदी ही बोल रहे हैं, मैंने लैटिन ही बोल रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश का, तो इंग्लिश का वो फॉन्ट है वो क्या है, इटैलिक्स, मतलब इटैलिक में लिखा रहेगा। ठीक है ना, और मैंने कि जो बोलेंगे नेम जो होगा वो लैटिन होगा, नेम जो होगा वो क्या होगा, लैटिन होगा, और जो फॉन्ट होगा, फॉन्ट मैंने जो लिखने का तरीका होगा इटैलिक्स होगा। ठीक है, बस यही है। और ये लैटिन भाई वही लैटिन ही होना चाहिए, बस बोल दिया, लैटिन इन रेस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन, वही अपना उसका ओरिजिन को दिखा रहा है बस। दूसरा बोला कि द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, पहला वर्ड क्या होता है, जीनस होता है, व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक है, तो दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, स्पीसीज को बताता है। बोथ द वर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब हाथों से लिखेंगे, अपने हाथों से ऐसे करके हाथों से लिख रहे हैं,
ठीक है, जैसे भी कुछ भी हाथों से लिख रहे हैं, व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटेड बाय अंडरलाइन, तो उसको क्या कर देते हैं, सेपरेट करके, मैंने जीनस को एक जगह में लिखेंगे और स्पीसीज को एक अलग जगह में लिखेंगे, ठीक है, सेपरेट कर देंगे और नीचे में अंडरलाइन भी कर देंगे, ठीक है। और जब प्रिंटेड करेंगे तो भैया इटैलिक्स में प्रिंट करेंगे, फॉन्ट जो होगा क्या होगा, इटैलिक्स होगा। टू इंडिकेट देयर, फॉन्ट मतलब कि वो लिखने का एक तरीका होता है, ठीक है ना, कंप्यूटर में मारेगा तो उसमें आता है, ठीक है। तो टू इंडिकेट देयर, ठीक है, इटैलिक्स में लिखे तो क्या हुआ, तो वो इंडिकेट करेगा क्या, उसका लैटिन ओरिजिन को इंडिकेट करेगा, ये लिखा हुआ। आगे की तरफ चलते हैं, चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ड, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर while the specific epithet start with small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. देखिए जो फर्स्ट वर्ड रहेगा, फर्स्ट वर्ड जो रहेगा वो कैपिटल में रहेगा, बाकी जितने वर्ड होंगे और स्पीसीज में भी जो वर्ड होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल में होगा, लेकिन पहला जो होगा वो क्या होगा, आपका कैपिटल में होगा, और उसके बाद जो उसके बाद वाला जो शब्द है वो माने कि स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्मॉल में होगा, देखिए स्मॉल में है, और बाकी सब सभी स्मॉल में, माने पहला जो वर्ड होगा वो क्या होगा, कैपिटल में होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, और स्पीसीज में भी स्मॉल ही, स्मॉल लेटर में। हाँ, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, बोलता है स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऑथर का नाम लिख सकते हैं कि कौन सा ऑथर ने इसका नामकरण किया था। जैसे मैंगो का खोज तो आम का खोज थोड़ी ना कोई किया है, मैंने आम का जो नाम रखा है वो कार्लोस लिनियस मैंने कि बनाया था, मैंने कि उसका नामकरण कौन किया था, कार्लोस लिनियस किया था। इसलिए जब भी आप साइंटिफिक नेम पढ़िएगा ना मैंगिफेरा इंडिका, तो उसके लास्ट में जो होता है उसका एब्रिवेटेड मतलब कि छोटे फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिन लिखा रहेगा। लिन मतलब क्या होगा, कार्लोस लिनियस ने खोज किया था, ठीक है, ये लिखा रहता है। लिखने का मन करता साइंटिस्ट अपना छाप छोड़ेगा ना जी, नहीं तो फिर कि वो लिख के क्या होगा, इतना अच्छा काम किया तो इसलिए साइंटिस्ट लोग अपना छाप छोड़ के दे जाता है कुछ ना कुछ, ठीक है ना, चाहे नाम के तौर पे होगा। तो नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर दिस स्पेसिफिक एपिथेट के बाद अपीयर होता है एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एब्रिवेटेड फॉर्म, और उसको रिटन कैसे किया जाता है, एब्रिवेटेड फॉर्म में, एब्रिवेटेड में शॉर्ट फॉर्म में। एग्जांपल देखिए, मैंगिफेरा लिखा हुआ है, इंडिका लिखा हुआ, देखिए लिन लिख दिया ना, लिन किसको दिखा रहा है, कार्लोस लिनियस को। इट इंडिकेट दैट स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लिनियस, ठीक है, लिनियस के द्वारा पहला बार उसको डिस्क्राइब किया गया, नाम रखा गया। सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसिटी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल। दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन। बोलता देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना, माने बहुत हद तक पॉसिबल जो कर सकते हैं, ठीक है, मेक दिस पॉसिबल, माने जितने तरह के जीव जंतुओं को माने कि हम जान सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं उसको, तो कैसे करके हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए जो कर सकते हैं कैसे, मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मैं जिससे हम लोग जो इतने जो इम्पॉसिबल टू इतने जो जीव जंतु को पढ़ना जो इम्पॉसिबल स्टडी है उसको पॉसिबल बना सकते हैं हम लोग, कैसे, क्लासिफिकेशन करके, ठीक है। बोला जो इतना भी इम्पॉसिबल, जो विभिन्न तरह के जीव जंतु हैं, लेकिन उसको अगर हमको पढ़ना है, उसको समझना है, तो उसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बना सकते हैं, क्लासिफिकेशन की मदद से। समझ में आया? आगे पढ़ते हैं। Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable character। पता क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन ये डेफिनेशन की तरह हो गया आपका। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय इन which anything is grouped into convenient category based on some easily observable character। बोलते हैं कि कुछ easily observable character के मदद से आप क्या कर सकते हैं, जीव जंतुओं को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं, और आपकी सहूलियत, आपकी मदद, मतलब कि आपका इतना जो पेचीदा लगेगा चीज़ों को, जो इतना कॉम्प्लेक्स लगेगा, उसको आप अच्छे से जान पाइएगा। किससे? कुछ ऑब्जर्वेबल जो देख पा रहे हैं वो सब कैरेक्टर के द्वारा। चलिए आगे पढ़ते, क्या बताना चाह रहा होगे, ठीक है। हाँ, थे हम लोग। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एग्जाम्पल का बात बोल ही दिया।
फॉर एग्जाम्पल वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट और एनिमल्स और डॉग, कैट्स, इंसेक्ट। होता है हम लोग को इजिली रिकॉग्नाइज है ग्रुप ऑफ किसका, प्लांट का जानते हैं, एनिमल को जानते हैं, डॉग को भी जान सकते हैं आप। डॉग को आप जैसे आप डॉग होता है आपको याद आ गया डॉग, कुत्ता, ठीक है। कैट, इंसेक्ट, इस सब के बारे में आप जानते हैं। तो कैसे जाने, आपने उसके बारे में कुछ कुछ आप इजिली ऑब्जर्वर कैरेक्टर को देखे, कैरेक्टर को याद आया कि हाँ उसके लंबे लंबे मैंने कि क्या होते कान थे और जीभ लटका हुआ था, तो ये डॉग था। तो इस तरह डॉग है मैंने, इस तरह से आपने अपना मैंने कि माइंड में तो याद किया ना। तो इसी तरह की चीज़ों से हम लोग क्लासिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है ना। ऑब्जर्वर मैंने कि इजिली जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है उसके वजह से। देखिए, द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। देखो हम लोग जैसे ही मैंने कि एसोसिएट मैंने जैसे हम लोग किसी का नाम टर्म ले रहे हैं, तो आपने क्या किया, वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। तो उसका आपने कैरेक्टर को याद करने लगे कि अच्छा ये है, ठीक है। जैसे मच्छर बोलेंगे तो आप देखने लगे मच्छर वही भी करने वाला, मैंने वही इंसेक्ट, पिल्लू, मकोड़ा का परिवार से है। तो अब पता चल गया ना कि एक अलग तरह का परिवार है उसका, मैंने ग्रुप है। तो वही यही सबसे हम लोग मैंने पता करते हैं। जैसे डॉग बोले तो फिर आपको डॉग में बहुत तरह का डॉग याद आ गया, जो डॉग प्रेमी है तो उन लोग बहुत तरह का डॉग याद आ गया होगा। लेब्राडोर, तो लेब्राडोर का ऐसा ऐसा चेहरा, फेस लंबा, सुडोल, तो कुछ कुछ याद आ गया होगा। तो ये सब कैसे याद आ पा रहा, मैंने कि एक आपका जो ऑब्जर्वर कैरेक्टर का आपने जो लर्न किया, आप देखे हैं, तो उसी तरह से तो यही इमेज आपके मैंने कि मस्तिष्क में आ रहा है, ठीक है। जैसे और भी आपका आ सकता है कि व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ डॉग। देखिए यहाँ पर भी बोल रहा है कि आप जब डॉग को देखिएगा, डॉग का सोचिएगा, तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ दिखाई दे रहा हो, ठीक है ना। तो आप सोच पा ऐसा कैरेक्टर को देख पा रहे हैं, मैंने समझ पा रहे हैं अपने माइंड में। ऑब्वियसली ईच वन अस विल सी डॉग, ठीक है। तो आपको जब हम बोले कि डॉग देखिए, डॉग अपना सोचिए, तो डॉग सोचे तो कैट को थोड़ी ना सोचे। तो इसीलिए बोला गया कि ईच वन अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट। सही बात है। जब आपको बोलेंगे डॉग याद आ रहा बाबू, तो आप तो डॉग ही तो ना सोचिएगा कि बिल्ली आपको दिखाई देगा, नहीं ना, बिल्ली को थोड़ी ना सोचिएगा, डॉग ही सोचिएगा। Now, if we were to think Alassian, we know what we are talking about. बोलता है कि अब आपको हम सोचने दिए अलासियन, ठीक है ना। अलासियन आप बोलेगा तब क्या है, तो आपका दिमाग में ना डॉग चल रहा है ना बिल्ली चल रहा है। अब बोलेगा कि ये कौन है, तो अलासियन बाबू डॉग ही है। जो डॉग प्रेमी है उसको पता है कि अलासियन डॉग का ही मैंने एक प्रजाति है, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, ठीक है ना। तो उसी को पता चला जो इसके बारे में जानकार है। तो ये सब चीजें हैं जिससे मैंने कि कैरेक्टर को देख के हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ कुछ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पे हम लोगों ने क्या किया, जीव जंतुओं को क्या किया, क्लासीफाई किया, ठीक है। आगे की तरफ चलता हूं मैं। Similarly, suppose we were say a mammals, you would of course think of animals. जैसे मैमल्स बोलेंगे, मैमल्स में हम लोग भी आते हैं, तो अपने आप को देखिएगा, फिर और भी मैमल्स को देख पाइएगा, डॉग, कुत्ता, बिल्ली, सबको मैमल्स को देख पा रहा है, तो ठीक है। विथ एक्सटर्नल, तो कैसे देख पा रहे हैं कि सबके कान होते हैं, विथ एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी हेयर्स होता है। लाइक वास इन प्लांट इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, जैसे आपको हम व्हीट के बारे में लेता, व्हीट दिमाग में आपका चलने लगा कि व्हीट कैसा होता है, उसमें चावल मैंने उसमें क्या होता है गेहूँ, तो गेहूँ का, तो उसमें देखिएगा तो गेहूँ का आपको याद आएगा कि उसी से आटा बनता है, ठीक है ना। तो अब समझ में आ रहा है ना, तो अपना अपना अलग अलग तरह का पिक्चराइजेशन होगा आपके दिमाग में। व्हीट, द पिक्चर इन विच आवर माइंड तो विल बी ऑफ व्हीट प्लांट। तो इस तरह से आप लोग का मेरा पिक्चर में क्या आएगा मेरे माइंड में, व्हीट प्लांट का, ठीक है। और एनी अदर प्लांट नॉट ऑफ राइस, तो आप जब व्हीट देखिएगा, मैंने गेहूं देखे तो चावल का थोड़ी ना याद आएगा। तो समझ में आ रहा है ना। तो हम जैसे बोले व्हीट, तो आपके माइंड में क्या पिक्चर बना, व्हीट का पेड़ का, गेहूं का पेड़ का, गेहूं से आटा बनता है, उसका बनाया, फिर उससे आटा से रोटी बनता है, फिर खा लेते हैं। तो यही सब का आएगा हो ना कि चावल का आया कि भात हम सिजा रहे, मैंने चावल सिजा रहे, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा, तो यही लिखा हुआ एनिमल, ठीक है ना। तो wheat not of the any other plant, hence all these dogs, cat, mammals, wheat, rice plant, animals etc are convenient category, ठीक है। तो जितने भी डॉग, कुत्ता, बिल्ली, जितना चूहा, ठीक है ना, सबको एक अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग जगह पे, अलग अलग कैटेगरी में हम लोग सबको डिवाइड करके अलग अलग रखे हैं, ठीक है। यूज्ड टू
कन्वेंट कैटेगरी में मैंने एक अलग अलग कन्वेंट मैंने जो बार बार हम लोग याद है कन्वेंट मैंने कि एकदम जो ठीक है ना कन्वेंशनली चले आ रहा उसी कैटेगरी में हम लोग सबको बांट के रखे। ठीक है, वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म, द साइंटिफिक टर्म फॉर दिस कैटेगरी इज टैक्सा। तो जितने भी जानवर या जीव जंतुओं को एक अलग अलग कैटेगरी में रखे हैं उसी कैटेगरी को टैक्सा बोलते हैं। टैक्सा मतलब क्या हो रहा है, अरेंजमेंट, सबको अरेंज करके जो रखे हुए हैं उसी को क्या बोल रहे हैं हम लोग, टैक्सा बोल रहे हैं। टैक्सा जो वर्ड आया टैक्सिस से आया है, टैक्सिस मतलब क्या था, अरेंजमेंट। ठीक है, तो अलग अलग जानवर जीव जंतुओं को सबको अलग अलग टैक्सा में बांटे हैं। ठीक है, ठीक है, तो वही साइंटिफिक टर्म क्या आ गया, टैक्सा। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल। बोलता है कि टैक्सा जो होता है अलग अलग जगह पे अलग अलग कैटेगरी में डिफरेंट लेवल में अलग अलग टैक्सा को इंडिकेट करेगा। ठीक है ना, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज, यानी जो कैटेगरी है उसको वेरी डिफरेंट लेवल्स में वो डिफाइन कर पाएगा। फिर से बताते हैं, हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरी एट वेरी डिफरेंट लेवल्स, मतलब विभिन्न तरह के डिफरेंट लेवल्स में कैटेगरीज का वो उसमें डिफाइन अच्छा से कौन कर पाया, कैटेगरीज मैं टैक्सा। ठीक है ना, ठीक है, तो आगे चलिए। जैसे यानी प्लांट जो है ऑल्सो फ्रॉम टैक्सा, प्लांट भी एक अरेंजमेंट है, प्लांट का भी एक अलग तरह का अरेंजमेंट हो सकता है। वीट का भी अरेंजमेंट हो सकता है क्योंकि वीट के भी विभिन्न तरह के प्रजाति किस्म पाए जाते हैं, तो उसको भी एक अलग तरह से हम लोग टैक्सा में बता सकते हैं, एक अलग तरह का अरेंजमेंट बता सकते हैं। दूसरा आप देखिएगा ऑल्सो वीट, इसीलिए बताएंगे वीट इज ऑल्सो टैक्सा। सिमिलरली एनिमल्स बोलेंगे या मैमल्स बोलेंगे, डॉग्स बोलेंगे, ऑल आर टैक्सा, सब टैक्सा। डॉग का भी विभिन्न तरह का प्रजाति, तो वही टैक्सा होगी। बट यू नो दैट अ डॉग इज मैमल, तो हम लोग पता है कि डॉग क्या है, मैमल है, एंड मैमल्स आर एनिमल्स, और फिर मैमल्स क्या है, एनिमल्स है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। बोलता है कि भैया जितना भी जानवर देख रहे हैं, आगे अगर मैमल्स बोले तो उसमें कुत्ता आ गया, और डॉग बोले तो डॉग क्या है, मैमल्स के अंदर है। ठीक है, तो सब कुछ अपने जगह पे अलग अलग जगह पे क्या है, डिफरेंट लेवल पे वो अलग अलग टैक्सा का अरेंजमेंट है। अगर हम मैमल बोलेंगे तो उसमें हम लोग भी आ जाएंगे, जीव जंतु जितना जिसका ईयर है, कान है, तो सबको आ गया, तो उसका एक अलग ही हो गया। फिर उसमें मतलब क्या हो गया, इंसान का भी एक अलग हो जाएगा, फिर इंसान का भी फिर एक टैक्सा हो जाएगा। पहले मैमल बोले वो भी एक टैक्सा है, मतलब एक अरेंजमेंट है, और फिर उसमें क्या आ जाएगा, इंसान का भी एक टैक्सा आ जाएगा, तो उसमें भी अलग अलग तरह के प्रजाति है, अलग अलग तरह के मैंने भिन्न तरह के मैंने कि इंसान होंगे। उसी डॉग भी होंगे, तो डॉग के भी भिन्न तरह के प्रजाति होगी। ठीक है ना, लेब्राडोर, ठीक है ना, और भी बहुत तरह के आते हैं, लासियन, तो उसका भी एक अलग होगा। तो डॉग बोलेंगे तो भी एक टैक्सा है, सही में है ना। तो हर जगह पे डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टैक्सा है। ठीक है, टैक्सा मतलब क्या हो गया, सीधा जानिए अरेंजमेंट। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, hence based on characteristics all living organisms can be classified into different taxa. This process classification is called taxonomy. बोलता है कि उसके कैरेक्टर के आधार पे, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे जो हम लोग उन्होंने क्या अलग अलग जगह में बांटे हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, समझ लीजिए। ठीक है ना, तो विभिन्न में जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे हम लोगों ने क्या किया, बांटा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, जो प्रोसेस को बोलते हैं क्या, टैक्सोनॉमी। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखिए कैसे करके आता है, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है क्या कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी। देखिए जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी स्टडी या टैक्सोनॉमी के जो स्टडी के लिए जो जरूरत है, वो क्या क्या जरूरत है, क्या क्या कैरेक्टर को हम लोग देखते हैं किसी जानवर का या किसी प्लांट। सबसे पहले तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते हैं, फिर वो देखते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस देखते हैं, और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखते हैं। यही चीज जो है एसेंशियल कंडीशन है, और इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी।
बोलता है क्या क्या चीज देखना है। सबसे पहला देखिएगा, क्या देखना है, सबसे पहले इसमें क्या क्या जरूरत होता है टेक्सोनॉमी स्टडी के लिए, मैंने किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या जरूरत पड़ेगा कोई जानवर का। तो एक देखिए, पहला एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को देखना है, फिर उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल को देखना है, डेवलपमेंट प्रोसेस को देखना है, और लास्ट में क्या देखना है, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म देखना है। यही सब जो है मेन क्राइटेरिया है मॉडर्न टेक्सोनॉमी का। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन जो होता है क्लासिकल माने कि टेक्सोनॉमी के लिए तो जरूरत होता है, लेकिन मॉडर्न के लिए ये सब भी जरूरी है। हेंस, आगे देखिए, हेंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। तो बेसिक टू टेक्सोनॉमी में टेक्सोनॉमी के लिए जो बेसिक चीज है क्या है, CICL। CICL मतलब क्या होता है भैया, बेसिक है, ये बेसिक है टेक्सोनॉमी के लिए, ये जरूरी है, सब बेसिक तो ये जरूरी है। फिर उसके बाद जो होता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी के लिए बाकी जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो जरूरत है। बट बेसिक टू टेक्सोनॉमी क्या है कि कौन कौन सी चीज है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, मतलब ये भी जरूरत है। ठीक है, यही है टेक्सोनॉमी का बेसिक, और उसका मॉडर्न टेक्सोनॉमी थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आगे क्या चीजों का जरूरत है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। टेक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, वो तो टेक्सोनॉमी समथिंग न्यू नहीं है। क्यों नहीं न्यू है, बता रहे भाई कि टेक्सोनॉमी क्या अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट मतलब तो समझ रहे ना, किसी चीज को अरेंजमेंट करना। जैसे मैंने स्कूल में जब आप पढ़ते थे, और ये पढ़ रहे होंगे, तो एक सीधा सीधी अरेंज में एक कतार में लगते थे, ठीक है ना, सीधा सीधी एक ग्रुप बनता था, ये एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, चौथा लाइन, तो एक अरेंजमेंट बनाते थे। इसी तरह से मेडिकल शॉप में भी आप जाइएगा तो क्या होता है, सब कुछ का अरेंजमेंट होता है, वही अरेंजमेंट, क्योंकि इतना सारा दवाई होता है तो उस दवाई सबको क्या मैंने कि उसको सपना आएगा कि यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं पैरासीटामोल रखा हुआ है, कि यहाँ पर अल्सपाम रखा हुआ है, या समझ रहे ना, कुछ भी दवाई रखा हुआ है, तो आप क्या ऐसे मैंने उसको सपना आएगा कि यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ, उतना तो याद नहीं रखेगा। तो उसके लिए भी उन्होंने क्या करके रखते हैं, अरेंजमेंट करके रखता है। ए वाले को एक अलग ब्लॉक में रखते हैं, बी वाला को अलग ब्लॉक में, सी वाला को देखिएगा उसमें लिखा आता है ABCD लिखा रहेगा उसका इसमें। तो वो क्या किस लिए रखा था, ताकि नाम को याद रख सके, मैंने ए वाला सब इसी में पाया जाएगा, दवाई होगा तो पहला वर्ड होगा ना ए, तो उसी से पता चल जाए कि ए वाला यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कहता है, अरेंज किया जाता है। तो इसलिए बोला रहा कि टेक्सोनॉमी हमारे लिए क्या है, नया नहीं है। ठीक है, हाँ, ह्यूमन बींग्स have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use। होता है ह्यूमन जो होते हैं विभिन्न तरह के जानवरों को जानने का जो उनका लालसा होता है वो हमेशा से बढ़ते ही जा रहा है, और अभी भी विभिन्न तरह के जानवरों को हम लोग जानने की कोशिश ही करते हैं, पहले भी जानने की कोशिश करते हैं, अभी भी जानने की कोशिश करते हैं। और ये सब जान रहे क्यों, अपने यूज के लिए, अपने यूज के लिए हम लोग ज़्यादातर जानते हैं। जैसे कि आप जानवे करते हैं मैंने कि कैसे मैंने कि बुलॉक कार्ड बनाया गया, बुलॉक मैंने कि गाय मैंने भैंस आदि को भी खोजा गया, ताकि वो अपने यूज के लिए मैंने कि वो लोग को क्या बोलते हैं लोड ले जाने के लिए, वजन ले जाने के लिए, तो अपने यूज के लिए जानवरों को भी मैंने कि देखा गया कि कैसे करके हम उसका यूज कर सकते हैं अच्छे से अपने यूज के लिए, तो उसके लिए जानकारी लेते गए ह्यूमन्स। ठीक है, इन अर्ली डेज human beings needed to find source for their basic need of food, clothing and shelter. Hence the earliest classification were based on the use of various organism। बोचा जो कि अर्ली के समय के जो प्राचीन में जो पहले के जो लोग थे, वे लोग जो होते थे कि कोई भी जानवर या किसी चीज को जान रहे हैं, ठीक है, किस लिए जान रहे हैं, ह्यूमन बींग नीड टू द फाइंड सोर्सेज फॉर देयर, मैंने सोर्स के बारे में इतना जितने भी तरह के सोर्स या संसाधन इस सब में जानने क्यों थे, ताकि अपने बेसिक नीड जो था, मूलभूत जो नीड होता है, रोटी कपड़ा मकान, उसी के लिए ही कर रहे थे। पहले का जो हम लोग का प्राचीन में जो सोच था वो क्या था, सिर्फ यही चीज के लिए कि रोटी कपड़ा मकान मिल जाए बस खत्म। ठीक है, मैंने वही फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। इसीलिए अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन इसीलिए किस पे बेस्ड है, किसे बेस्ड है, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो इसीलिए जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म को कैसे यूज कर सके उसी पे बेस्ड है पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम, पहले का क्लासिफिकेशन सिस्टम। अभी का क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज से ज़्यादा आगे तक चला गया कि क्या उसका ये मैंने कि उसका इकोनॉमिकली मैंने कि क्या उसका फ़ायदा है, मैंने देश के लिए मैंने कि इको सिस्टम के लिए क्या फ़ायदा है, वो सबको भी जाना जा रहा है। पहले तो बस
तीनों चीज के लिए इस ऑर्गेनिज्म के बारे में जानते थे। रोटी, कपड़ा, मकान, उससे हमको क्या मिल रहा है क्या नहीं, बस इतना ही यूज के आधार पे रखे थे क्लासिफिकेशन को। ठीक है, आगे चलते हैं। Human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them. बोलता है ह्यूमन बीइंग बहुत पहले से, since long time से, बहुत समय से only not only interested in knowing more about different kind of organism, बोलते हैं खाली उसके लिए different kind of organism, बहुत विभिन्न तरह के जानवरों को खाली सिर्फ जानने तक में नहीं रहा, and their diversity, उसके diversity तक नहीं, but also द रिलेशनशिप अमंग देम। इतना माने कि वो जानवर के बस कि उसका क्या इंटरेस्ट है, ठीक है ना। ह्यूमन बीइंग्स वेर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, माने वो विभिन्न तरह के जानवरों को सिर्फ जानने और उसके रहन सहन को सिर्फ नहीं देखा गया, उसके साथ साथ वो इंटरेस्ट इसमें भी जगा है कि एक दूसरे जानवर का रिलेशन, एक दूसरे से क्या संबंध है, उसको भी वे जान रहे थे। सिर्फ इतना तक ही नहीं रहा कि सिर्फ मान के चलिए कि उसे क्या सिर्फ कि उसके बारे में जानना, लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड नोइंग मोर अबाउट, मैंने उसके बारे में सिर्फ फीचर्स नहीं कि वो कैसा है, कितना बड़ा होता है, कुछ होता है, ठीक है ना, बस उतने तक ही नहीं रहा पेड़ पौधा, लेकिन उसका एक जानवर को दूसरे जानवर से क्या है, फिर उस जानवर का पेड़ के साथ क्या रिलेशन है, उस सब कुछ को जानने का इंटरेस्ट जागते गया। देख भी करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट जागते रहता है, मैंने कि क्यूरियसिटी होना चाहिए, मन को आराम से क्यूरियस रखिए, क्यूरियसिटी रखिएगा तभी ठीक है, नहीं रखिएगा तो फिर समझ ही नहीं आएगा, जो पढ़ाया जाएगा बस उतने तक में हाँ हाँ कीजिएगा, इसीलिए बोला क्यूरियस रखिए। तो यही पहले के लोग क्यूरियस थे, अपना पूछते, मैंने इधर से इधर को रिलेशन लगाते रहते थे, ठीक है। तो रिलेशनशिप अमंग देम, द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रिफर्ड टू एज सिस्टमेटिक। इसी ब्रांच को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक बोलते हैं, जिसमें हम सिर्फ जानवर तक में ही इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैंने विभिन्न तरह के जानवरों तक नहीं रहता, मैंने कि इंटरेस्ट नहीं रहता कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, इसमें हम लोग को क्या होता है, सिस्टमेटिक में क्या होता है कि एक जानवर का दूसरे जानवर के साथ क्या रिलेशन है उसको भी जान रहे हैं, वो सब किस में आता है, सिस्टमेटिक में आता है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक क्या है, द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, ठीक है, सिस्टेमा विच मीन्स क्या होता है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, ठीक है, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ किसका, ऑर्गेनिज्म का, यही है सिस्टेमा का मतलब, ये भी पूछता है। अब देखिए यहाँ पे लीनियस लिख दिया है, आगे पढ़ते क्या है लीनियस। लीनियस यूज्ड, क्या क्या लीनियस ने यूज क्या क्या था भाई, यहाँ पे लीनियस था, लिखा था लीनियस, समझ में आ रहा। द लीनियस यूज सिस्टेमा, मैंने लीनियस ने यूज किया सिस्टेमा को, मैं सिस्टेमा ने सिस्टमेटिक का यही दिया था, समझ लीजिएगा, ठीक है ना। आए तो Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication। अच्छा नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ Linnaeus ने एक बुक पब्लिश किया था, उसका नाम क्या था, Systema Naturae, जो सिस्टमेटिक टर्म से आगे रिलेटेड किया हुआ। टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, अपना पब्लिकेशन में इसको यूज किया था सिस्टमा, मतलब क्या नाम था, सिस्टमा नेचुरी, है ना, यही नाम से उसका बुक का नाम था, ठीक है। द सिस्टमेटिक वाज द लेटर इन लार्ज इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। होता है सिस्टमेटिक जो टर्म था वो और भी आगे और बढ़ा, और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया था, आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड था, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन था। सिस्टमेटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवॉल्विंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस को काटेंगे, देखिएगा। तो द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक, यहां पर देखिएगा कट गया था, द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर इनलार्ज, किसमें लेटर इनलार्ज हुआ कि इसमें इंक्लूड किया गया आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन को, ठीक है। सिस्टमेटिक टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और सिस्टमेटिक और आगे तक बढ़ा किसमें कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है ऑर्गेनिज्म में क्या है उसको भी और भी जाना गया, ठीक है। यहाँ तक हो चुका है आपका सिस्टमेटिक के बारे में जानना। अब आते हैं हम लोग टेक्सोनोमिक कैटेगरी के बारे में, ठीक है। आइए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जानते हैं। क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व अ हायरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। बोलता है
कि क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। मैंने जो क्लासिफिकेशन जो क्लासिफाई करते हैं वो सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, ठीक है, बट इन्वॉल्व हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। बोलता है कि यहाँ पर जो है ये इन्वॉल्व करता है हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक और कैटेगरी। मतलब हायरार्की में बहुत विविधता वाला स्टेप्स होता है, मैंने बहुत ज्यादा लंबा स्टेप्स होता है, वही स्टेप्स को हायरार्की बनाता है। और वही जो स्टेप्स है, छोटे छोटे जो स्टेप्स हम लोग लेंगे जो उसको पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन के लिए, उसी को क्या बोला, रैंक या कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या बोला गया कि जो क्लासिफिकेशन जो होता है आपका छोटा मोटा टर्म नहीं है, वो बहुत बड़ा टर्म है। उसके अंदर में जो होता है विभिन्न तरह के अरेंजमेंट, विभिन्न तरह के छोटे छोटे मैंने कि पार्ट रखा गया है, वही जो अरेंजमेंट छोटे छोटे जो रखा गया है उसी को हायरार्की बोलते हैं। और वही जो छोटे छोटे जो हायरार्की या स्टेप्स है उसी को क्या बोला गया, रैंक या कैटेगरी बोला गया, रैंक और कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। देखिए ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट के लिए जितना भी टेक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट जो हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए क्या आ रहा है, कैटेगरी जो है वही कैटेगरी जो छोटे छोटे जो कैटेगरी है वही सबसे महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी समझ ना बांट दी, वही कैटेगरी की बात कर रहे हैं। सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। मैंने विभिन्न तरह के जो छोटे छोटे हम लोगों ने स्टेप्स को बांटा, उसमें जो छोटे छोटे कैटेगरी को मैंने स्टेप्स को ही कैटेगरी कहा रहा और उसको जो बांटे उसी को बोले टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। सिंस द कैटेगरी पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, जो ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का है कैटेगरी, सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, बोलता है कि कैटेगरी ही ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का दायित्व है। मैंने ओवरऑल टेक्सोनॉमिक का जो है सिंस द कैटेगरी क्या है, पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का कैटेगरी ही महत्वपूर्ण मतलब कि वर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं जो अरेंजमेंट जो कराया रहा है कैटेगरी के हेल्प के द्वारा, इसी को बोलते हैं क्या, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरी, और जितने भी छोटे छोटे कैटेगरी होंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे जितने भी कैटेगरी आएंगे इसमें जो होंगे फाइलम आएंगे, ये सब विभिन्न तरह के कैटेगरी आएगा। और यही कैटेगरी को मिला के, बहुत तरह के कैटेगरी को मिला के, जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को मिला के बनता क्या है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। फिर से मैं बताता हूँ क्या बोलता है, आपको हो सकता है क्योंकि हम बार बार एक ही चीज को बोल दिए तो हो सकता दिक्कत हो गया होगा। तो देखिए, सिंस द कैटेगरी इज पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, बोलता है कि जो कैटेगरी होता है वही ओवरऑल जितना ही पूरी तरह से टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का मेन काम करता है। और उसमें जो होता है, जो यही ओवरऑल जो प्रोसेस है वही कैटेगरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। अब यही टेक्सोनॉमिक कैटेगरी मिल के टेक्सोनॉमिकल हायरार्की बनता है। क्लियर? ईच कैटेगरी इज रिफर्ड टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। कैटेगरी बोलिए या टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलिए, बात एक ही। तो ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक एंड इज कॉमनली टर्म एज टैक्सोन। बोलता है कि जितना कैटेगरी है वही इसी को क्लासिफिकेशन का यूनिट है। ईच कैटेगरी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट रिप्रेजेंट रैंक, उसको रैंक भी बोलते हैं। और कॉमनली जो होता है कैटेगरी को हम लोग, कॉमनली जो कैटेगरी को हम लोग टर्म कहते हैं टैक्सोन, प्लूरल में बोलते हैं टैक्सा, ठीक है। तो जितना भी आपका कैटेगरी है उसे सब मिला के तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं। तो वही कैटेगरी को ही रैंक बोलते हैं, और रैंक का दूसरा नाम जो रखा गया वही क्या रखा गया, टैक्सा रखा गया, या प्लूरल में टैक्सोन बोला गया या तो टैक्सा बोला गया, ठीक है, प्लूरल में टैक्सा। तो अवल इतना ही था कि एक तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि टैक्स माने कि कैटेगरी होता है, छोटा छोटा कैटेगरी रख गया, ठीक है। उस कैटेगरी को ही टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी बोला गया जो रखा गया अरेंजमेंट। अब वही सब कैटेगरी मिला के क्या बनता है, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बनता है। क्लियर? आगे चलते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप, ठीक है। इंसेक्ट मान के चलिए, देखिए यहाँ पे कैटेगरी को बताने के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल लिया गया है। हम भी वही एग्जांपल को लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि इंसेक्ट का एक अलग ग्रुप हो गया, ठीक है, मैमल्स का एक अलग ग्रुप हो गया। तो ये जो ग्रुप है इसी को कैटेगरी बोला गया, और यही जो ग्रुप अलग अलग जो ग्रुप मिल जा रहे हैं तो यही टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बन जा रहा है। अभी भी नहीं पता चलता, और आगे तक पढ़ते फिर चलिए यही एग्जांपल को आगे तक देखते हैं
कि देखिए इलस्ट्रेट बाय एग्जांपल, ठीक है। इन एक्सट्रैक्ट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स। उसमें कॉमन फीचर्स होता है, क्या कॉमन फीचर होता है? लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड एग, 3 पेयर जॉइंटेड होते हैं। इट मींस इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल बाय concrete object was concert object which can be classified and thus were given a rank or category। ठीक है, बोलता है कि देखिए इंसेक्ट को जानने के लिए, अब जानकारी के लिए हम लोग क्या देखेंगे, 3 टंग जुड़ा हुआ, यही चीज से पता करेंगे, ठीक है। क्लासिफाई एंड दस वेर गिवन अ रैंक, उसी से उसको हमको क्या देंगे, एक इंसेक्ट का एक रैंक या कैटेगरी देंगे, ठीक है। उसको कैसे जाने हम लोग, 3 पेयर जो होगा जॉइंटेड पेयर ऑफ लेग्स होगा, 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे, तो उसी से हम लोग जान जाएंगे क्या इंसेक्ट है और यही इंसेक्ट का ग्रुप है और इसी को हम लोग क्या इंसेक्ट का एक कैटेगरी बोलते हैं, ठीक है। रैंक और कैटेगरी। कैन यू नेम अदर सच अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म? आप दे सकते हैं, चूहा का भी अब बता सकते हैं, चूहा मतलब मैमल में आता है तो उसके कान होते हैं, ये सबसे एक मैमल का एक अलग ग्रुप बना दीजिएगा, तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो एक अलग अलग ग्रुप बन जाएगा आपका, ठीक है ना। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, वही ग्रुप कैटेगरी एक ही हुआ, ठीक है ना। कैटेगरी फर्दर डिनोट रैंक, कैटेगरी को ही फर्दर डिनोट किसी करते हैं, रैंक से करते हैं। मैंने रैंक बोली, कैटेगरी बोले, सब एक ही है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्म से उसको खाली बोला जा रहा है, ठीक है। ईच रैंक या कैटेगरी और टैक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। बड़ा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है छोटा सा उसको क्या होता है, कैटेगरी बोलते हैं, रैंक या टैक्सॉन बोलते हैं। दिस टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी एंड नॉट merely मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट। और ये आपका जो है पूरी तरह से बायोलॉजिकल एंटिटीज होता है, जो कि आपको बताता है कि सभी जो है उसमें कुछ ना कुछ अपना अपना जो क्या बोलते हैं कैटेगरी में मॉर्फोलॉजिकली जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, यही बताता है। एंड नॉट मेनली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, मैंने पूरी तरह से मैंने कि जुड़े हुए नहीं है, कुछ ना कुछ अपने में मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स हैं जिसके द्वारा जानकारी मिले है, उसी से हम लोग क्या किए एक दूसरे को मैंने क्या किए हैं, मैंने कि क्लासीफाई करके रखे हुए, उसके अलग अलग तरह के क्राइटेरिया से। हो सकता है कि उसमें कुछ कुछ चीजें ना मिल सके, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए आपको जब इंसेक्ट्स बोलेंगे तो इंसेक्ट्स में हो सकता है सबके पास जॉइंटेड पेयर ऑफ लेग्स ना भी हो, तो हो सकता है बहुत कुछ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट मिले और कुछ कुछ ना भी मिले, लेकिन जो बहुत कुछ मिल रहा है उसके आधार पे ही हम लोग क्या किए, सबको एक अलग कैटेगरी रैंक में रखे। Taxonomical study of all non-organisms have lead to the development of common categories such as kingdom, phylum। अब देखिए टैक्सोनॉमिकल स्टडी से ही जितना भी माने कि क्या बोलते हैं ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म है, हैव लीड टू दी डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज। यही सब मिला के एक कॉमन कैटेगरीज बने हैं। वही कॉमन कैटेगरीज क्या बने हैं जो कि वो पढ़ने में थोड़ा और आसानी पड़े उसके लिए बने हैं, सच एज किंगडम बना है, फाइलम बना है, फाइलम या डिवीजन बना है। डिवीजन किसके लिए, प्लांट के लिए बोलेंगे, ठीक है। क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज बना है। इसी के द्वारा हम लोग क्या कहते हैं, देखिए इस विभिन्न तरह के कैटेगरीज है और यही कैटेगरीज को बुला के क्या बोलते हैं हम लोग, कैटेगरीज को मिला के जिसमें किंगडम है, फाइलम है और क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, स्पीसीज है, यही सबको मिला के क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक एक क्या कैटेगरी बोलते हैं या इसी को ग्रुप बोलते हैं या इसी को रैंक बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। सब अपना अपना जगह पे। तो ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में किसको रखा गया है, स्पीसीज को। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क, हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। अब आप पूछ सकते हैं कि कितना कैसे करके हम लोग वेरियस कैटेगरी में सबको डालें। तो देखिए द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए बेसिक नॉलेज क्या चाहिए, एक जानवर कैरेक्टर उसका जाननी है
और उसके एक कैरेक्टर उसका जानिए, फिर उसके ग्रुप ऑफ कैरेक्टर जानिए कि उन लोग का क्या है। जैसे हम जानेंगे कि मतलब कि मेरा मनुष्य में ही तो मनुष्य का कहते ये क्या होते हैं, कान होते हैं। उसी तरह से देखेंगे तो क्या बोलते हैं, बंदर का भी कान होता है, फिर उसका चूहा का भी कान होता है। तो ये एक अलग तरह का मैमल्स का ग्रुप बन जाएगा। फिर अगर इंसेक्ट का देखेंगे तो जॉइंटेड पेयर ऑफ लेग्स दिखाई देगा, ठीक है। और उसका फिर क्या होता है, ऊपर में जो कवर होगा, कवर बना रहेगा, उसमें वो उड़ सकते हैं, ठीक है। तो विभिन्न तरह के कुछ कुछ देखेंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या करेंगे, एक अलग अलग जो एक तरह के कैरेक्टर दिखाई दे रहा है उसके अनुसार से उसको एक अलग कैटेगरी में बांट देंगे। फिर एक तरह का मतलब कि कैरेक्टर दिखा तो उसको एक अलग बांट देंगे। फिर वो उसी का कैरेक्टर में और क्या क्या दिखाई दे रहा है कि उसको सबको एक अलग ग्रुप में रखें। तो विभिन्न तरह के चीजों को उसके कैरेक्टर के आधार पे विभिन्न ग्रुप में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलिए, दिस हेल्प इन आइडेंटिफाई सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हम लोग इतना कुछ काहे करेंगे, ताकि हम लोग उसका सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी भी जान सके, और एक दूसरे से क्या सेम काइंड एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म बोलता क्या कि उससे हम लोग क्या हेल्प होगा, आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस सबसे नॉलेज से हम लोग को क्या पता चलेगा कि सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में क्या सिमिलैरिटी है या क्या डिसिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, ये सबको पता कर पाएंगे। और ताकि अरेंजमेंट ऐसा कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, बाद में चल के क्या होगा, सहूलियत होगा उसको जानने में। ताकि मैंने कि देखिए अभी तो हमको इतना परेशानी हो रहा है कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में इसको यहाँ ग्रुप करो, यहाँ ग्रुप करो, तब जाके अलग अलग बांट रहे हैं। तो ये इससे पहले हुआ था, लेकिन जब आप पढ़िएगा तो ये तो पूरी तरह से आसान हो जाएगा कि सबका कैटेगरी अलग अलग बांट दिया गया, कि उसके जो जॉइंटेड पेयर के लेग्स के अनुसार से उसको इंसेक्ट ग्रुप में रख दिया गया है। मैमल्स का ईयर्स होने के कारण से, हेयर्स होने के कारण से बॉडी में उसको एक अलग ग्रुप में बांट दिया गया है। तो ये क्या हुआ, पहले तो बहुत मुश्किल था, अभी ना जाके ये आसान हो चुका है, सबको बांटा हुआ है पहले से। तो इसलिए हमारा नॉलेजेबल हुआ, क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी के आधार पे सबको अलग किया गया है। वो सब क्या किया गया है कि कुछ मॉर्फोलॉजिकल जो बाहर में जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर था उसी के आधार पे क्या किया गया, बांट दिया गया, ठीक है। अब आता आगे की तरफ, तो चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं जितने भी किंगडम हमारे हायरार्की है। सबसे पहले स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे और किंगडम तक जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलरिटी एज स्पीसीज, जिसमें फंडामेंटल मौलिक माने की समानता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीसीज बोलते हैं। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on their distinct morphological difference। बोलता है कि one should be able to distinguish, कोई भी able to distinguish माने कि दोनों में अंतर कर सकता है स्पीसीज में, one species from other closely related species, एक स्पीसीज से दूसरे closely related स्पीसीज से डिफरेंस कर सकता है। कैसे कर सकता है, बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस, मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल जो बाहरी डिफरेंस के आधार पे दो स्पीसीज के बीच में डिफरेंस कर सकता है। लेट अस देखिए कि मैंगीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम पोटैटो को बोलते हैं, मैंगीफेरा इंडिका मैंगो को बोलते हैं, एंड पैंथेरा लियो, ऑल थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट। देखिए सब में देखिए लियो लगा हुआ है, मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका लगा हुआ है, सोलेनम ट्यूबरसम में ट्यूबरसम लगा हुआ है, पोटैटो को बोलते हैं, पैंथेरा लियो लायन को बोलते हैं। तो लियो में लियो लगा, पैंथेरा लियो में लियो लगा हुआ है, और मैंगीफेरा इंडिका में इंडिका लगा हुआ, सोलेनम ट्यूबरसम में ट्यूबरसम लगा हुआ है, पैंथेरा लियो में लियो। तो देखिए सब स्पीसीज है, अलग अलग तरह के स्पीसीज है, और अलग अलग तरह की स्पीसीज के अलग अलग तरह के स्पेसिफिक एपिथेट है, जिससे क्या हो रहा है कि हमको पता चल रहा है कि ये अलग अलग है, ठीक है। जैसे होमो सेपियंस हम लोग ह्यूमंस का है, तो सेपियंस बोले तो जितने भी तरह के ह्यूमंस आगे सब आगे इसमें, ठीक है ना। ये लेकिन हम सेपियंस इंडिका से तो अलग है, तो स्पीसीज अलग हो गया ना। जो फंडामेंटल जो मौलिक जो माने कि गुण था उसके आधार पे हम लोग क्या कहते हैं, एक दूसरे को बांट दिए। तो ये स्पीसीज का सबसे मेन डेफिनेशन हुआ। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड जो हम लोग फर्स्ट वर्ड देखे थे, मैंगीफेरा, सोलेनम एंड पैंथेरा आर जनरा, ये सब क्या था, जनरा है, एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन। ये और रिप्रेजेंट करता है कि हायर लेवल, इससे जो हायर लेवल था वो कौन है, टैक्सा, वो इससे
जो हायर लेवल वो कौन है, जनरल, ठीक है ना। उसके बाद आगे आएगा ऑर्डर आएगा, फैमिली आएगा, क्लास आएगा, सबका है ना। इसको याद करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ कि जो ये क्या बोलते हैं कि किंगडम, फाइलम, क्लास, इस सबको याद करने का तरीका भी बता दे रहा हूँ, हायरार्किकल टैक्सोनॉमिकल हायरार्की को। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, किंग ऑफ पैलेस, याद रखिएगा, किंग ऑफ पैलेस, ठीक है, किंग ऑफ पैलेस, पैलेस, प्लेस ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स, ठीक है ना। तो क्या होगा, के फॉर क्या हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा, उसे कुछ नहीं है। पी फॉर फाइलम होता है, ठीक है, और डिवीजन होता है, डिवीजन और फाइलम, ठीक है ना, डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन क्या लग जाएगा, प्लांट के लिए, और फाइलम लग जाएगा आपका एनिमल्स के लिए, ठीक है। और किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फैमिली हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर के बाद फैमिली, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, जीनस हो जाएगा, और इस लास्ट में क्या होगा, स्पीसीज होगा, ठीक है। और तो इसका जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका होगा। तो पहला किंगडम, फिर उसके बाद क्या होगा, डिवीजन या क्या बोलते हैं, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिंगर्स का एफ से क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, जी से जीनस हो जाएगा, एस से स्पीसीज हो जाएगा। तो याद कर लीजिएगा तो आपको अच्छा होगा। तो हम लोग पहले स्पीसीज पढ़ेंगे, देन हम लोग क्या पढ़ेंगे, जीनस पढ़ेंगे, उसके बाद फैमिली पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर क्लास। तो इस तरह से हम लोग का चलते रहेगा, और हम लोग पहले लोएस्ट कैटेगरी से हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ जाएंगे। तो देखिए लोएस्ट कैटेगरी में आपको कैरेक्टर ज्यादा मिल पा रहा है, एक ही तरह का कैरेक्टर जो होगा, जैसे कि अगर मैंने कि सेपियंस बोलेगा तो सभी एक ही तरह के कैरेक्टर्स वाले होंगे। आलू बोलेगा सोलेम ट्यूबरसम, तो ट्यूबरसम में जितने भी ट्यूबरसम के प्रजाति है, मैंने आलू के प्रजाति सब एक जैसे में नहीं। तो कैरेक्टर बहुत ज्यादा मिलते हैं कब, जब लोएस्ट कैटेगरी में रहता है, तो ज्यादा कैरेक्टर सिमिलरिटी मिलता है। जैसे जैसे हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ जाएंगे हमको सिमिलरिटी कम 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 और बहुत कम मिलते जाते हैं, ठीक है। Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarity. For example, Panthera has another specific epithet called as tigris, and Solanum include specific species like nigrum and आगे का है, आगे देखते हैं एंड में क्या लिखा हुआ है, सोलेनम मेलोंगिना, ठीक है ना। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको फिर से उसको ऐसे दिखाता हूँ। हम लोग कहाँ थे, Each genus may have one or more than हाँ, तो यहाँ से था, ठीक है ना। तो each genus may have one or more than one specific epithet, बोलता है कि एक जीनस का एक से ज्यादा स्पेसिफिक एपिथेट हो सकता है, ठीक है। रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, बात तो सही है। बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन उनमें क्या हो सकता है, मॉर्फोलॉजिकल में बाहरी दिखावट एक जैसे हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल भी दिया हुआ, फॉर एग्जांपल पैंथेरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट इज कॉल्ड टिग्रिस। तो अगर देखिए पैंथेरा लिखा है, पैंथेरा, टिग्रिस, टिग्रिस ये टाइगर होता है, ठीक है। अब वही देख दिया पैंथेरा लियो, तो देखिए ये होता है लायन होता है, और पैंथेरा पार्डस लियोपार्ड को बोलते हैं, ठीक है। तो देखिएगा ये वाला वर्ड्स जो होता है, आप लोग पैंथेरा पार्डस भी लिख देते हैं, पैंथेरा पार्डस, ठीक है ना। तो ये लियोपार्ड होता है, उसको बोलते हैं। तो देखिए ये वर्ड तो सबका सेम है, बट ये जो स्पीसीज है वो अलग अलग है, अलग अलग है, लेकिन इन लोग में सिमिलरिटी क्या है कि देखिए ये लोग सब जो होते हैं कैट जैसे ही होते हैं देखने में, ठीक है। और सब में क्या होता है कि माने कि कार्निवोर्स होते हैं, तो देखने में सिमिलरिटी बहुत होते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसके कारण से ये लोग ऑर्गेनिज्म क्या अलग अलग है, लेकिन सिमिलरिटी क्या है, कुछ ना कुछ इन लोगों में सिमिलरिटी है, उसके आधार पे इन लोग को अलग में रखा गया। उसी तरह से सोलेनम में पोटैटो भी है, ठीक है ना, सोलेनम ट्यूबरसम और सोलेनम मेलोंगिना। देखिए एक होता है सोलेनम
ट्यूबरसम जो कि आलू को बोलते हैं, सोलेनम निग्रम और सोलेनम मेलोंगेना। इसको देखिए ब्रिंजल को बोलते हैं मेलोंगेना, निग्रम बोलते हैं मकोई प्लांट को, और ट्यूबरसम आलू को बोलते हैं। तो सोलेनम सब में मिल रहे, ट्यूबरसम निग्रम मेलोंगेना के कारण से ये अलग अलग स्पीसीज है। एक आलू है, एक क्या है ब्रिंजल है, और दूसरा क्या मकोई प्लांट है। तो अलग अलग में बांट दिया गया, लेकिन उनमें कुछ कुछ सिमिलरिटी इसके कारण से इन लोगों को क्या किया गया कि स्पीसीज अलग किया गया, लेकिन जनरा को क्या किया सेम रखा गया। क्योंकि जो ये किया गया है कि टिग्रिस ये जो स्पीसीज है इसमें बहुत कॉमन कैरेक्टर टाइगर का जो एक तरह के मिले और लायन के एक अलग तरह के मिले, तो इसके कारण से अलग अलग में बांटा गया। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है कैरेक्टर क्या होता है कॉमन कैरेक्टर घटने लगते हैं। मतलब जैसे जैसे हम स्पीसीज से टॉप की तरफ चलेंगे किंगडम की तरफ, तो कैटेगरी हायर कैटेगरी की तरफ जाते जाते हमें क्या मिलेगा कैरेक्टर कम मिलते जाएगा। जैसे जैसे मैंने कि नीचे की तरफ रहेंगे जैसे स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर मिल पाएगा कॉमन कैरेक्टर्स, और ऊपर जाते जाते क्या कैरेक्टर कॉमन कैरेक्टर क्या घटते जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। सोलेनम निग्रम हो गया, और इसके बाद क्या था सोलेनम ट्यूबरसम या जो भी था वो भी देख लेते हैं। क्या था भाई सोलेनम, और यहाँ पे क्या था सोलेनम मेलोंगेना, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, क्या लिखा है सोलेनम स्पीसीज लाइक निग्रम एंड सोलेनम मेलोंगेना। मेलोंगेना ये स्पीसीज अलग अलग होता है। उसी तरह से और क्या दिया हुआ है ह्यूमन बींग्स आर द स्पीसीज सेपियंस, हम लोग का स्पीसीज क्या है सेपियंस है। विच ग्रुप इन द जीनस, उसका ग्रुप का जीनस क्या है हम लोग का होमो है। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस, इसलिए हम लोग का साइंटिफिक नेम क्या है होमो सेपियंस है। क्या है होमो सेपियंस है। अब आगे की तरफ चलते जीनस। जीनस में जो कैरेक्टर मिलेगा वो लेस कैरेक्टर मिलेगा एज कंपेयर टू, माने लेस कॉमन कैरेक्टर मिलेगा एज कंपेयर टू स्पीसीज। जैसे जैसे नीचे जाएंगे कॉमन कैरेक्टर क्या घटते जाएगा, ये याद रखिएगा। तो जीनस comprises a group of related species which has more character in common in comparison to species of other genre। बोलता है कि यहाँ पे बोल रहा है कि more character in common in comparison to species of other genre, माने अदर जनरा से एक दूसरे जनरा का कैरेक्टर को बहुत ज्यादा कॉमन मिलेगा। मतलब एक जनरा अलग जनरा है एक दूसरा जनरा है, तो इस जनरा का कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मिल पाएगा इसमें, और उसका एक अलग में है तो अलग कैरेक्टर ज्यादा मिल पाएगा, यही बोल रहा है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ फिर से पढ़िए। जीनस कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज व्हिच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। कंपेयर स्पीसीज अदर जनरा से एक अलग जनरा हो गया, जैसे कि मान के चलिए पैंथरा के एक अलग जनरा है और दूसरा मान के चलिए होमो का अलग जनरा है, तो ये एक दूसरे से क्या होगा पैंथरा में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर मिलेगा अपने में, ठीक है ना, पैंथरा लियो पैंथरा पार्डेस में अलग मिलेगा, और होमोसेपियंस से कम मिलेगा। होमोसेपियंस का एक अलग मिलेगा, लेकिन पैंथरा का तो एक अलग मिलेगा ना जी। और पैंथरा का खुद के माने कि जीनस में खुद के जो स्पीसीज होगा उसमें तो बहुत सारे कैरेक्टर मिलेंगे, मैंने पैंथरा लियो पैंथरा टाइग्रिस ये सब मिलेंगे। तो ये बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जीनस कंप्राइज ग्रुप ऑफ रिलेटिव्स व्हिच हैज मोर कैरेक्टर इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जनरा। अदर जनरा की से कंपेयर करके बता रहा है कि अपने जनरा में ज्यादा मिल पाएगा, यही बोला। ठीक है, वी कैन से दैट जनरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। जनरा क्या है एग्रीगेट, माने कि उसका जुड़ा हुआ रूप है किसका क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का। फॉर एग्जांपल दिया पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द जेनस, लेकिन दोनों तो अलग अलग है, लेकिन दोनों बिलोंग किससे कर रहे हैं जीनस सोलेनम से। किससे जीनस से सोलेनम से, दोनों अलग अलग है लेकिन बिलोंग किससे कर रहे हैं सोलेनम से कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एग्रीगेट कुछ एग्रीगेट कैरेक्टर के कारण से लोग एक साथ रखेंगे। जैसे लायन को फिर एग्जांपल दिया एनिमल में, लायन को पैंथरा लियो बोलते हैं, लियोपर्ड को पैंथरा पार्डस बोलते हैं, टाइगर को क्या होते हैं पैंथरा टिग्रिस बोलते हैं। तो सभी को अलग अलग है, लेकिन कुछ एग्रीगेट कैरेक्टर के कारण से तो लोग को क्या एक साथ रख दिया गया विथ सेवरल कॉमन फीचर। बहुत सारे कॉमन फीचर के कारण से एक जनरा में विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ द जीनस पैंथरा। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड कैट्स। देखिए
ये जीनस जो है पैंथरा, पैंथरलियो, पैंथरा पार्डस, तो ये जो है अपने में जो बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर दिखा रहे हैं, लेकिन ये डिफरेंट हो जाते हैं अलग जेनस से। जैसे फेलिस, फेलिस में हम लोग सिर्फ कैट को रखते हैं, कैट को, और इसमें तो हम लोग शेर जैसे प्रजाति, मैंने वही लायन जैसे जो प्रजाति थे वो तो कैट छोटा है और वो फैमिली दूसरा, तो फैमिली बोल रहा है सॉरी, तो उसका जीनस एक अलग हो जा रहा है और इसका जीनस एक अलग हो जा रहा है। कैट का एक अलग जीनस हो गया फेलिस, और ये पैंथरा लियो, पैंथरा पार्डस का एक अलग जीनस हो गया। तो ठीक है, दोनों एक अलग दूसरे से बहुत डिफरेंट है और वो अपने में कॉमन फीचर्स है, इसके कारण से वो लोग एक अपना पैंथरा जीनस में है, और ये जो है फेलिस मैंने जो कैट है वो एक अलग जीनस में है। हाँ, आगे की तरफ देखते क्या बोलता है फैमिली के विषय में। द नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, कैटेगरी द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी। इसमें क्या होता है, देखिए सिमिलैरिटी क्या होगा, बहुत कम होगा एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। जीनस स्पीसीज में लेस कॉमन कैरेक्टर होंगे। फैमिलीज आर characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species। देखिए प्लांट स्पीसीज को बांटा किसके आधार पर बांटा गया, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव आधार पे बांटा गया। Among the plant for example 3 different genera सोलेनम, देखिए पिटूनिया एंड धतूरा, देखिए जनरा सोलेनम का, पिटूनिया का, धतूरा को सबको एक जगह रखा गया, एक फैमिली में रखा गया, आर प्लेस इन द फैमिली ऑफ सोलेनेसी। सबको कहाँ रखा गया, फैमिली में सोलेनेसी। इसको याद करने का तरीका है कि डीपीएस कहां पर है, कौन से फैमिली में, सोलेनेसी में, ठीक है, डीपीएस सोलेनेसी, डीपीएस सोलोनी, याद रखने का तरीका। तो उसमें रखा गया सबको, अलग अलग जनरा को। अमोंग एनिमल फॉर एग्जांपल जीनस पैंथरा कंप्रोमाइज, ठीक है, पैंथरा किसको कंप्राइजिंग कर रहा है, लायन को, टाइगर को, लेपर्ड को। इच पुट अलोंग विथ जीनस फेलिस इन द फैमिली ऑफ फेलिडिए। बोलता है कि टाइगर माने टाइगर, लायन, लियोपार्ड को उसको कैट के साथ इंक्लूड करके एक माने फेलिस के साथ इंक्लूड करके उसको क्या बना दिया, एक फैमिली बना दिया गया, क्या, फेलिडी। और इसीलिए इसको बोलते हैं कैट फैमिली बोल देते हैं, बाकी सबको कैट बोल देते हैं, पूरा कैट फैमिली रहता है। कैट फैमिली को ही क्या बोलते हैं, फेलिडी बोलते हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड अ डॉग यू विल फाइंड सम सिमिलरिटी एंड सम difference as well as they are separated into 2 different families, Felidae and Canidae respectively। देखिए जो आप देखिए कैट फैमिली और डॉग फैमिली दोनों कुछ कुछ सिमिलरिटी मिलता है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस मिलता है, जिसके कारण से इन लोग को एक अलग अलग फैमिली में रख दिया। कैट फैमिली को हम लोग बोल दिए फेलिडेई, और क्या बोलते हैं डॉग फैमिली को, क्या बोल दिए, डॉग फैमिली को बोल दिए कैनिडी, और कैट फैमिली को क्या बोल दिए, फेलिडेई। ठीक है, तो इसलिए अलग अलग हो गया। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। Order. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on number of similar character. Based on ज्यादातर किस पर, similar character पे based था। Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregate of characters। अब जो जितने भी कैरेक्टर आएंगे कुछ कुछ एग्रीगेट कैरेक्टर जो जुड़े हुए रिलेटेड कैरेक्टर है उसी पे आएंगे। ठीक है, ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी, ऑर्डर जो है हायर कैटेगरी है जीनस स्पीसीज से, ठीक है, फैमिली से। इज द ऑर्डर बीइंग हायर कैटेगरी इज द असेंबलेज टू ऑफ फैमिलीज which exhibit few similar character, बहुत कम कैरेक्टरों के आधार few similar character है फैमिली से, जीनस से, स्पीसीज से। The similar character are less in number as compared to different genre included in a family। बोलता है इसके पास जो होता है कि बहुत कम सिमिलर कैरेक्टर है, ठीक है, एज कंपेयर टू मैंने कि कंपेयर कीजिए जेनरा से इंक्लूडेड इन ए फैमिली, ठीक है ना, फैमिली आदि को इंक्लूड करके बहुत कम है, ठीक है ना, मैंने क्या बोलते हैं कैरेक्टर, मैंने कॉमन कैरेक्टर। तो प्लांट फैमिली लाइक कॉन्वोलेसी, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर ऑफ पॉलीमोनियल्स। बोलता है कि जो इसमें क्या किया गया कि जो क्या बोलते हैं कॉन्वोलेसी और सोलेनेसी जो एक अलग अलग तरह के ये लोग फैमिली है, ठीक है, ये सबको किस में रख दिया गया, पॉलीमोनियल्स में रख दिया। किस में रख दिया गया, पॉलीमोनियल्स में। ठीक है,
पॉलीमोनियल्स मेनली बेस्ड ऑन द, और ये सबको जो रखा गया, ठीक है, सोरेनेसी और कॉर्नेलेसी को पॉलीमोनियल्स में मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर माने फूल के कैरेक्टर के आधार पे उसको अलग रखा गया। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूडेड फैमिली लाइक फ्लेडिए एंड कैनिडी। अब देखिए कार्निवोरा में किसको रख दिया गया, फ्लेडिए और कैनिडी को रख दिया गया। यही कार्निवोरा क्या ऑर्डर है, उसमें किसको रख दिया गया, फ्लेडिए और कैनिडी को, ठीक है। अब इसके बाद जो और आ रहा है मेरा, कौन आ रहा है, क्लास आ रहा है। इसमें और भी कम फ्यू के कौन कैरेक्टर मिलेगा और भी, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। This category included related orders. For example, order Primata comprising monkey, gorilla, gibbons, placed in class mammals along with orders Carnivora that includes animal like tiger, cat, dog. Class Mammalia has other order also. बोलता देखिए कैटेगरी जो है इंक्लूड करता है ऑर्डर को, रिलेटेड ऑर्डर को, इसमें और कॉमन कैरेक्टर मिलेगा और कॉमन कैरेक्टर कम मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर प्राइमेटा, जो ऑर्डर प्राइमेटा में कौन कौन था, मंकी, गोरिल्ला, गिबन था, इसको सबको इंक्लूड कर दिया किसमें, ममेलिया फैमिली में। और क्या, कार्निवोरा को भी किसमें रख दिया गया, ममेलिया में। फिर क्लास ममेलिया में और भी आ सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं इतना जन को किसमें पुट कर दिया है, एक जगह में, कहां पे, एक क्लास में, ममेलिया में, ठीक है। अब आगे देखिएगा फाइलम में, अब देखिए फाइलम के विषय में क्या बोल रहा है। देखिए फाइलम लिख रहा है द क्लासेस कंप्रोमाइज एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड अलोंग विथ मैमल्स कंसिस्ट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम। बोलता है कि क्लास में जो था एनिमल लाइक फिश था, एम्फीबियंस था, रेप्टाइल्स था, बर्ड और मैमल्स को सबको क्या किया कि नेक्स्ट हायर कैटेगरी कॉल्ड फाइलम में इंक्लूड कर दिया गया। ऑल कैसे, देखिए कैसे इंक्लूड किया गया है, ऑल दिस इसको एक फाइलम में, तो जितना भी था, कैट था, मेली था, सब कुछ को, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मेमेलिया, सबको क्या किया गया कि एक अलग क्लास, जितने भी क्लास के थे उसको एक जगह दिस बना के रख दिया गया। उसको कहां रख दिया गया, जितने भी थे क्या थे, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, में जितने भी क्लास है एनिमल्स का, फिशेस का, एम्फीबियंस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड का, अलोंग विथ मैमल, सबको क्या किया गया, नेक्स्ट कैटेगरी कॉल्ड फाइलम में रख दिया गया। ऑल दिस बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, क्या, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड के आधार पे, मैंने नोटोकॉर्ड मैंने बैकबोन जो होता है बचपन में जो होता है वो नोटोकॉर्ड बोलते हैं, मैंने नोटोकॉर्ड के आधार पे एंड डोर्सल हॉर्न न्यूरल सिस्टम के आधार पे, मैंने पीछे का जो होलो न्यूरल सिस्टम होता है पढ़िएगा, एनिमल किंगडम में पढ़ाएंगे, तो उसके आधार पर क्या किया गया, सबको एक फाइलम में रख दिया गया। उस फाइलम को नाम क्या बोला गया, कॉर्डेटा। मैंने जितने भी तरह के एम्फीबियंस थे, रेप्टाइल्स थे, ठीक है, ममेलिया थे, जितने तरह के क्लास थे सबको एक इंक्लूड कर दिया एक फाइलम में। किसके बेसिस पे, कि एक कॉर्डेटा बैकबोन के आधार पे और होलो डोर्सल नर्व कॉर्ड के आधार पे, पढ़ाएंगे क्या होता है। तो इसके आधार पे क्या कर दिया गया, एक फाइलम में रख दिया गया, उस फाइलम को क्या बोला गया, कॉर्डेटा, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर आर असाइन टू हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीजन। बोलता है कि प्लांट में भी उसी तरह से कि जितने क्लास के थे उस सबको एक साथ मिला के एक इंक्लूड करके क्या बना दिया गया, डिवीजन, उसके लिए एक डिवीजन बोलते हैं, ठीक है ना। फाइलम बोल दिया एनिमल्स के लिए और प्लांट के लिए डिवीजन बोल देना, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखिए, तो देख रहे ना यहाँ पे सबसे पहले स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, क्लास है, फाइलम और डिवीजन है। तो अब चलिए किंगडम में आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, जितने भी वेरियस फाइला में थे,
असाइन टू दी हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। सबसे हाईएस्ट कैटेगरी कौन है? किंगडम। ठीक है, सबसे लोएस्ट क्या बोलते हैं कैरेक्टर किस में मिलेगा? किंगडम में ही। हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। बोला गया देखिए ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइन्ड टू दी हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ एनिमल्स। बोला कि एनिमिलिया किसके लिए? एनिमल्स के लिए। द किंगडम प्लांटी ऑन द हायर ऑन द अदर हैंड। बोला कि प्लांट के लिए क्या किया गया? प्लांट के लिए प्लांटेई हो गया और एनिमल के लिए क्या हो गया? एनिमेलिया। दो को अलग अलग किंगडम में बांट दिया गया। ठीक है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइजेस ऑल प्लांट फ्रॉम द वेरियस डिवीजन हैंसफोर्थ। और उसके बाद क्या कंपेयर किया गया? अलग अलग डिवीजन, अलग अलग कैटेगरी में। We will refer to these two groups are animals and plant kingdom. Animals and plant kingdom. ठीक है, हम लोग अब यही दो ग्रुप के बारे में अब पढ़ेंगे। आगे की तरफ क्या पढ़ना है देखते हैं। The taxonomic category कहाँ गई? The taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order, starting with species in figure 1.1. बोलता है कि भैया आप देखें क्या टेक्सोनोमिक कैटेगरी फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम कहाँ देख पा रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े के क्रम में कहाँ पे लगा हुआ? फिगर 1.1 में लगा हुआ। तो इसमें देख पा रहे होंगे कि स्पीसीज जिसको क्या बोला गया? स्पीसीज जिसको क्या बोला गया? लोएस्ट कैटेगरी। ठीक है, लोएस्ट कैटेगरी। लेकिन लोएस्ट कैटेगरी तो होने से क्या होगा? लेकिन हुआ। और ये वाला को क्या बोला गया? हायर कैटेगरी, मतलब सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। ठीक है, क्या बोला गया? हाईएस्ट कैटेगरी। तो देखिए लोएस्ट कैटेगरी होता है, ये मान लिए लोएस्ट कैटेगरी, लेकिन मोर कॉमन कैरेक्टर यहां पर मिला। मोर कॉमन कैरेक्टर कहां पर मिल पा रहा था? आपका स्पीसीज में। और इसमें लेस कॉमन कैरेक्टर। ठीक है, तो ये चीज को लिखा हुआ है यहां पे। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा इसको छोटा कर देगा। ठीक है, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फॉर स्पीसीज टू किंगडम हैव बीन shown in ascending order starting with species in figure 1.1. ये 1.1 का फिगर में हम देख चुके हैं। These are broad categories. However, taxonomists have also developed sub category. देखिए सब कैटेगरी भी बनाया गया था। ये सब कैटेगरी है ना, इसके साथ साथ सब कैटेगरी भी बनाया गया था, लेकिन वो सब हम लोग को पढ़ना नहीं है। ठीक है, इन दिस हायरार्की, यही हायरार्की में टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा, ताकि और सहूलियत और आसानी हो जानने के लिए। ठीक है, इसके लिए सब कैटेगरी भी बनाया गया था, लेकिन आपको उतना पढ़ना नहीं है। चलिए, लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1. कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, से फॉर एग्जांपल, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन द डिक्रीजिंग। बोलता है कि जो आप बताए थे लुक एट द हायरार्की, और आप रिकॉल कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने कॉमन कैरेक्टर के आधार पे बांटा था, कि देख पा रहे थे कि कॉमन कैरेक्टर ज्यादा मात्रा में कहाँ पाया जाता है? स्पीसीज लेवल पे। और जो लोएस्ट माने कि कॉमन कैरेक्टर कहाँ पर मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है? किंगडम में। तो इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? हाँ, बता सकते हैं कि जितना लोअर द टैक्सा, बोल रहा है लोअर द टैक्सा, नीचे टैक्सा लोअर है, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर। बोलता है कि जितना कम लोअर टैक्सा है, मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर, मतलब बहुत ज्यादा कॉमन कैरेक्टर शेयर किया जा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ पढ़ते हैं। हायर द कैटेगरी, ग्रेटर इज द डिफिकल्टी of determining the relationship to the other taxa at the सेम लेवल। बोलता सेम लेवल में
आपको किंगडम के आधार पर, यानी किंगडम जो हायर टेक्सा है उसमें आपको क्या हो रहा है कि कॉमन कैरेक्टर कम मिल पा रहा है, तो उसमें आप सेमी माने कि सेमी टेक्सा में आप उसमें अंतर नहीं कर पा रहे। मछली को ह्यूमन से कैसे माने क्या अंतर कर पाइए बताइए, लेकिन सब तो एक ही किंगडम में रखा गया एनिमिलिया में। तो इसलिए क्या हो रहा है कि किंगडम में क्या हो रहा है कि कॉमन कैरेक्टर बहुत कम मिल पा रहा है। अब बताइए मछली को मेरा से क्या कॉमन कैरेक्टर, इसलिए तो मैंने कि नहीं मिल पा रहा है। तो या इंसेक्ट को मेरा से क्या रिलेटेड है, तो किंगडम में जा रहा है तो क्या रहा, कैरेक्टर कॉमन कैरेक्टर घट गया ना। तो यही बता रहा है कि जो जैसे जैसे हायर कैटेगरी में जाते हैं कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होता है। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। तो क्या होता है, मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है हायर कैटेगरी में जाने पर। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। देखिए टेबल 1.1 इंडिकेट Table 1.1 indicate the taxonomic category to which some common organism like housefly, man, mango and wheat. Man, mango, wheat का एक दिखाया दिया है, ठीक है। तो ये वाली है, इसको डिलीट करें। तो ये है कॉमन नेम, जैसे मैन हो गया, हाउसफ्लाई हो गया, मैंगो हो गया, व्हीट हो गया। इसको याद करना होता है। बायोलॉजिकल नेम क्या, होमो सेपियंस है, मुस्का डोमेस्टिका, मैंगिफिडा इंडिका, टेटिका मिस्टिबम है। जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। देखिए होमो का जीनस होमो हो गया किसका, होमो सेपियंस का, मुस्का हो गया मुस्का डोमेस्टिका का, मैंगिफिडा हो गया मैंगो का, टेटिकम हो गया व्हीट का। फैमिली देखिएगा तो होमिनिडिकेस का हो गया, मैन का हो गया, मुसेडिया हो गया किसका, हाउसफ्लाई का हो गया, एनारकार्डेसिया किसका हो गया, मैंगो का हो गया, पोएसी व्हीट का हो गया। और उसी तरह ऑर्डर देखिएगा, प्राइमेटा किसका, मैन का, हाउसफ्लाई का क्या देखिए, डायप्टेरा, और मैंगो का क्या देखिएगा, सेपेंडाइल्स, और व्हीट का क्या देखिएगा, पोल्स। ठीक है, व्हीट का क्या देखिएगा, पोल्स देख पाइएगा। ठीक है, क्लास देखिएगा तो मैन का क्या, मैमेलिया होता है, हाउसफ्लाई का क्या होता है, इंसेक्टा होता है, मैंगो का देखिएगा डाइकोटिलेडनी होता है, और व्हीट का देखिएगा तो मोनोकोटिलेडनी होगा। फाइलम देखिएगा, डिवीजन देखिएगा, कॉर्डेटा होता है मैन का फाइलम, हाउसफ्लाई का फाइलम आर्थ्रोपोडा होता है, मैंगो का डिवीजन एंजियोस्पर्मी होता है, व्हीट का डिवीजन एंजियोस्पर्मी होता है। अब बोलिएगा आप तो सर बोल दिए, याद तो हुआ नहीं, हम क्या करें। तो बोले बाबू मेरे पास ट्रिक है, ट्रिक मेरा नहीं है, किसी दूसरे टीचर का, हम भी देखे थे, तो बस वही वाला हम भी बता दे रहे तुमको। ठीक है ना। तो मेन का होमोसेपियंस है ना, याद करने के लिए देखिए वो वाला याद है ना, किंग ऑफ पैलेस, क्लेस ऑफ फिंगर। तो किंगडम तो जानवे करते हैं एक प्लांट या एनिमल होता है, उसको तो छोड़ दीजिए। तो याद रखिए किंग ऑफ पैलेस, क्लेस ऑफ फिंगर्स, याद है ना। बस इस विशेष तो याद ही रह जाता है, स्टीवम स्टीवम याद ही रह जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ तक हो तो आप कैसे याद कीजिएगा, इसको याद करने का तरीका क्या है, फैमिली से याद कीजिएगा। बस यहाँ से आपको याद करना है, क्या याद कीजिए, होप, होप मत कर, होप, यहाँ से इसको होप लिख देते हैं, होप मत कर, मत कर, समझ में आ रहा ना। होप मत कर से होमिनिडी, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा याद हो जाएगा। अब इसे याद कीजिए, म्यूजिक दिया, म्यूजिक दिया, म्यूजिक दिया, ठीक है ना, दिया, म्यूजिक दिया। ठीक है, यहाँ दिया लिखिए, यहाँ पे ये लिखिए। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, मुसेडिया इससे याद हो जाएगा, डी से डिप्टेरा हो जाएगा, इंसेक्टा और आर्थ्रोपोडा। ठीक है। अब इसका क्या कीजिए, मैंगो के लिए है कि अन्ना मतलब होता है, अन्ना अन्ना होते हैं, पता नहीं अन्ना अन्ना ही होते हैं ना, पिताजी को शायद बोलते हैं। तो उसके लिए बनाया गया था कि सांप दिखा आंगन में। तो याद कीजिए क्या, अन्ना सांप दिखा आंगन में। ठीक है, याद करने का तरीका है, हंसिए मत, मैंने याद करने के लिए कुछ तो कुछ बनाना चाहिए ना जी, तो इसलिए बना दिए। ऐसे में तो अभी बोल रहे थे तो आपको दिक्कत हो रहा था, बोल रहे टीचर, तो उससे अच्छा हम ट्रिक बना के रखा हुआ है किसी का, तो बता रहे तो सुन लीजिए। अन्ना सांप दिखा आंगन में, अनारकार्डेसिया सांप से सेपेंडाइल्स, दिखा, दिखा से डाइकोटोमी, अंगना में तो एंजियोस्पर्मी। अब इसके लिए क्या है, इसको तो और आसान है, पोपो, पोपो मोए, मोए। ठीक है, पोपोमोए, पोपोमोए से पोएसी, देखिए इसमें से ए ही लगा हुआ, तो इसे भी याद है कि पोएल्स पोएसी ही होगा, और सेपेंडाइल्स तो यहाँ पे पोल्स लगा रहे, तो बस हो गया, मोनोकोटिलेडनी और एंजियोस्पर्मी।
बस इस तरह से आपको याद हो जाएगा। आगे की तरफ तो समरी है। समरी में इसमें ज़्यादा कुछ विशेष कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, इतना कुछ में ही था। तो आपको मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है। तो पूरा चैप्टर तो हम लोगों ने पढ़ा चुका है लिविंग वर्ड। आशा है आपको समझ में आया है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू।